एआई से बातें नहीं करो, बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर की दवाई भी काम तभी करेगी जब उसको एक्सेप्टेंस हो, फेथ हो मन में। मीठी गोली से भी इंसान ठीक हो जाता है। पीपल प्लीजर बन जाते हैं यस कहने के चक्कर में। पेशेंस रखो, पॉज बटन दबाओ, कम्युनिकेट करो और फिर सोच समझ के कोई भी डिसीजन। मेरा तो हर समय यही कहना कि प्रैक्टिकल लाइफ पे जियो। हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर प्रकाश जी। लिविंग इन द मोमेंट इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ। एंजाइटी इज रिलेटेड टू फ्यूचर, स्ट्रेस इज मोस्टली रिलेटेड टू द करंट थिंग्स। या आप भगवान पे विश्वास करते, कोई भगवान का नाम ही चैंटिंग करो, राम 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 या ओम नमः शिवाय। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी जो आप के बाद टूट जाना, अपने बाल बढ़ा दिए, बाबा जी बन गए, जॉनी जॉनी यस पापा, कितने फ्रेंड्स नो पापा, ओपन योर इंस्टाग्राम। आज के पॉडकास्ट में एक शख्सियत है नवीना जी। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज ऐसे सवालों के जवाब जैसे जनरली हमें गूगल में नहीं मिलता है और बड़े परेशान रहते हैं। आज का जो जनरेशन है, आज की जो नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस और जा रहे हैं। कल मैंने पेपर में पढ़ा था, कितनी छोटी बात रहेगी, एआई से बातें करते हुए इमोशनली हिला है, पता नहीं डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नॉट अंडरस्टैंड। एआई खुद बोल रहा है सीरियस नहीं लेना, मैं एआई हूँ। बातें कर रही है एआई के साथ, अपना अकेलापन दूर करने के लिए एआई से बातें कर रहा लास्ट 1 ईयर से, और एआई से नाराज होकर कल उसने सुसाइड कर लिया। कहने का मतलब कहाँ जनरेशन जा रही है मेरे को कुछ समझ में आने लगी। दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी है भैया, वो सिर्फ एक आंसर कर रही है, एआई है। आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और उसने क्लियर बोला मैं एआई हूँ, आप इतना ओवर इसको रिएक्ट ना करें। वो क्लियर से समझा रही है एआई पे। सो नवीना जी आज बहुत सारे ऐसे मेरे सवाल हैं जिनको बहुत सारे होते हैं जो गूगल में हमें आंसर नहीं मिलता, और बहुत सारे होते हैं जो दुनिया जो देखी है, जो एक्सपीरियंस किया है, जो अनुभव किया है। अभी लोगों को लगता है चैट जीपीटी, टक टक टक, एआई, गूगल, कुछ बातें होती हैं जो गूगल पे आपको सही से गाइड नहीं होती हैं और नहीं मिलती हैं, और बड़े परेशान रहते हैं। आज की जो जनरेशन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। और वैसे मैम बाई प्रोफेशन सीए रहे हैं और हाईली एजुकेटेड एंड टैलेंटेड, लास्ट 20 ईयर्स इन बैंगलोर, बर्थ प्लेस इनका रांची, झारखंड, बिहार से है। और सीए होते हुए ये जो आपने काउंसलर, जो थेरेपिस्ट का जो सफर चालू किया, ये बड़ा मुश्किल होता है, चैलेंज होता है आज की जो जनरेशन के। सीए से आप काउंसलर की ओर जा रहे हैं, ऐसा क्या उसके बारे में, और कुछ आप अपने बारे में हमारे जो दर्शक हैं, हमें जो सुन रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाहिए अपने जर्नी के बारे में। वैसे ये पॉडकास्ट एंड तक देखना बड़ा इंटरेस्टिंग। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप गूगल में भी आंसर नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं पूरे टीम को शुक्रगुजार करती हूँ जो ये मौका दिया मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरी आवाज, मेरे विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपके सवाल पे आते हैं डॉक्टर प्रकाश जी कि क्या होता है जब हम इंसानी है भाई। सीए कर रही थी, थोड़ी प्रैक्टिस किया, उसके बाद मजा नहीं आ रहा था। काम वो करना चाहिए जिसमें मजा आए। मजा आए, सबसे पहली बात तो वो है। माँ बाप का थोपा हुआ काम नहीं करने का। नहीं करने का थोपा हुआ तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे हालांकि पिताजी भी सीए रह चुके हैं। ओके। मेरा भाई सीए है, लेकिन खानदानी कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, फिर भी मैंने सीए की जो जनरेशन, हमारे जो जैन समाज में बड़ा सीए को इतना बड़ा मानते हैं जिसकी कोई हद नहीं। हाँ जी, सीए कर लिया बोले तो बहुत बड़ा और अच्छा लगा था जब मैंने सीए किया था। लेकिन क्या होता है जब आप जो पढ़ाई करते हो और जब एक्चुअली फील्ड में आते हो करने, थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ओके, रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी कुछ और है, तो पढ़ा कुछ और है, पढ़ा कुछ और है, दिल और कुछ चाहता है, दिल और कुछ चाहता है। सही बात, दुनिया और कुछ चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोला आपने कि क्या होता है जिस समय मैंने सीए किया उस समय करियर काउंसलिंग बोल के कुछ नहीं था। तो हमने सीए किया क्योंकि चलो ठीक है भाई, और कुछ समझ नहीं आ रहा। आजकल कॉलेज में इन्वाइट करते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, और उसके लिए टैलेंट के हिसाब से बच्चे में क्या टैलेंट है वही बना दो। बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर थोपो मत, इंजीनियर बन और ये बन। हालांकि मुझे थोपा नहीं गया था, लेकिन आज बट थोपते ज्यादा है आजकल थोपते नहीं। डिफरेंस ये है, पहले थोपते थे। मैंने बहुत सारे, मेरे पास तो बच्चे आते हैं जो ये रिपेयर सर्विस सीखने, मैं वो बीटेक, एमटेक, बीकॉम, मैं बोला ये भैया इतना पढ़ने की कहाँ जरूरत है। नहीं मेरी माँ का सपना था आई शुड बिकम इंजीनियर। फिर वो एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग किया भी है, और उसके बाद में उसने बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनियों के अंदर उसने जॉब किया, अच्छा पैकेज है। फिर वो रात को नाइट ड्यूटी, मॉर्निंग, परेशान होकर अभी लास्ट में आके नहीं मुझे ये रिपेयर सर्विस सिखा दो, मैं सर्विस सेंटर खोल देगा। तो ये तो मेरा नहीं, मैंने तो सुना है माँ का सपना था। मैं बोला माँ को ही भेज देना था, सपना था तो फिर इंजीनियर बनने के लिए। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि माँ बाप कई बार अपना सपना बच्चों पे डालते हैं, ये बात सच है। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन ये मैं कहती हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज के बच्चे जो है ज्यादा जागरूक हैं, और क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा है। नहीं, एक्सपोजर ज्यादा है, जागरूक ज्यादा है, या नॉलेज ज्यादा है, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन ज्यादा है। मुझे लगता है ये ज्यादा कंफ्यूज हैं या ज्यादा टैलेंटेड हैं। हमारे टाइम में अगर रिवर्स करके जाएं आप 25 साल 30 साल पहले, तो उनके पास 2-3 थिंग्स है और फोकस है वेरी क्लियर, ये बनने का, ये करने का, एंड दे लिव सच ए ब्यूटीफुल लाइफ। आज के ये तो कंफ्यूज ज्यादा लगते हैं मुझे। प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है। आप उसको कंफ्यूजन बोलोगे, हम बोलोगे एटलीस्ट उसका इतने सारे ऑप्शन, उनको पता ही नहीं राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, हर एक को ट्राई किए जा रहा है। तो
इसीलिए आजकल स्पेशलाइज लोग, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप गूगल से भी सारी इन्फॉर्मेशन, आप बोलेंगे मेरे ये सिम्टम्स है सारा है, लेकिन क्यों हम डॉक्टर के पास जाते हैं? क्योंकि वो आपका जो सिम्टम्स उसके लिए एग्जैक्टली गाइडेंस दे फील सकेगा, करके पूरा अंडरस्टैंड करके भी जी। कितने दिन से क्या खा रहे हैं क्या नहीं है वो करते। तो इसीलिए जैसे आपने जो शुरुआत किया, चैट जीपीटी हर चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता, खासकर अगर हम कोई इमोशन से गुजरे, या अभी जैसे हम करियर की बात कर रहे हैं। करियर देखिए, ऑप्शंस आप नॉलेज कर सकते हैं, लेकिन एक जो करियर काउंसलर अपने जो क्वालिफिकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से जो आपको गाइडेंस देगा, उसका चैट जीपीटी रिप्लेस नहीं कर सकता। सही है। तो ये जो गाइडेंस है, इसीलिए ह्यूमन टच क्यों जरूरी है। आज जितना भी हम बोले कि एआई सब कुछ कर सकता है, एआई सब कुछ नहीं कर सकता, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ये सुन के जैसे आपने जो बोला कि सुसाइड हो गया, लोगों को समझ नहीं आ रहा ये कौन से इसका कि टेक्नोलॉजी और एक्सपोजर एक्सेस होने का लोग अपनी विजडम नहीं यूज कर पा रहे। आज हमारे जमाने में आपको पता था, हम गिनती पढ़ते थे, जानते थे कैलकुलेट करने। आजकल कैलकुलेटर से ज्यादा तो सब कैलकुलेटर हमें कॉलेज टाइम में मिला, हमें पता था गिनती कैसे करनी है। सही है। लेकिन आजकल के बच्चों को क्योंकि टेक्नोलॉजी है, भाई गिनती क्यों करनी है, उससे क्यों नहीं पूछ लें। इसका प्रॉस भी है, कॉन्स भी है, क्योंकि आज हम अपना जो ब्रेन था, भगवान ने इतना अच्छा ब्रेन दिया, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। आज कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आपका ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, वो यूज ही नहीं करना चाहते हो, सारे यूज प्रोजेक्ट एआई से, यूट्यूब से देख के ही बना रहा ये है। है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्स है इसका, जिसका खामी हम लोग बहुत भुगत रहे हैं। और आने वाले टाइम में और लगता है आपको बहुत ये तो चैलेंजेस। दोनों जमाने का प्रोज एंड कॉन्स है, मैं ये नहीं बोलूंगी। देखो, उस समय हम बोलते हैं अगर टेक्नोलॉजी हमें कुछ मिलती तो शायद हमारा और कुछ मिराकल कर सकते थे, मिराकल कर सकते थे, क्योंकि हमारे में वो स्ट्रेंथ थी। जी बिल्कुल। तो अब आपकी वो प्रश्न पे आते हैं कि हाँ, मैंने अपना सीए से थेरेपिस्ट और काउंसलिंग की। तो बट ये थेरेपिस्ट और काउंसलिंग में आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? और 6 साल से मैं काउंसलिंग और थेरेपी में हूँ। तो ये ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने पहले किया या हाउ दैट? हाँ जी, प्रैक्टिकली तो लाइक आपके पास ऐसा शक्ति कहाँ से आ गया लाइक करने का? जी, मतलब मैं खुद बोलना चाहिए, जब शादी के बाद बच्चा होने के बाद मैं बहुत शुरू में बहुत करियर ओरिएंटेड नहीं थी। मैंने बोला नहीं, फैमिली को एडजस्ट, प्रायोरिटी देके एडजस्ट किया। और एक टाइम ऐसे आया, देखो लोग बहुत बातें करते हैं, और अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो और आप खुद थोड़े डाउन फील कर रहे हो ना, सारे बातें आप एब्जॉर्ब करते हो, आप लोगों के पास आप आंसर बैक नहीं कर सकते। अब लोगों ने बोला हाँ में हाँ मिला देंगे, हाँ में हाँ मिलाते हैं, या अपने आप को ही हम नेगेटिव, और हर इंसान की बात सही लगती है। जी जी जी, जबकि होती नहीं है। जबकि होती नहीं है। अब लोगों ने, मैम आप सीए करके घर पे बैठे हो, आप ये नहीं, एक सीट वेस्ट किया, ऐसी बातें सुनी। और मैं सोचती हाँ सही बात है, और मुझे मजा आ नहीं रहा है करने में। मैंने एक ब्रेक लिया था उस समय करियर का। फिर धीरे धीरे तो 1-1.5 साल तो मैंने अपने आप से बहुत जूझा। फिर धीरे धीरे करके मैं जब उस शेल से निकली, और इन लोगों ने निकाला जो मेरी फ्रेंड्स थी, फिर किसी ने बोला ये मेंटर से बात करो, ये उनसे जब बात की तो एक चेंज आना शुरू हुआ, थॉट प्रोसेस चेंज। फिर मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता था शुरुआत से। तो काउंसलिंग और थेरेपी में मेन है कि आपको लोगों से नेटवर्क करने का, लोगों से बात करने का, उनको समझने का कला होना चाहिए, जो इनहेरेंटली मेरे पास था। शायद मैं ये मान सकती हूँ कि वो था मेरे में ऑलरेडी। और पहले मुझे लगा अच्छा यही है काउंसलिंग, फिर किसी ने कहा ये काउंसलिंग नहीं है, मैंने बोला फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया, डिप्लोमा इन पर्सनल काउंसलिंग फ्रॉम बंजारा एकेडमी। फिर वहां से जर्नी शुरू, फिर थोड़ी थेरेपीज भी सीखा साइमल्टेनियसली, क्योंकि काउंसलिंग होता है जो हम पहले लोगों को बात करके समझे कि प्रॉब्लम क्या है, वो काउंसलिंग होती है। लेकिन उसके बाद अगर मुद्दा थोड़ा डीप है तो थेरेपी किसे करवाना चाहिए, बच्चों को या लाइक हाउ इट इज लाइक? मेरे को भी काउंसलिंग की जरूरत है, आपको लगता है? जी, काउंसलिंग तो हमें भी चाहिए, एज अ काउंसलर को भी काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आज हम स्वस्थ है, मस्त है, बिंदास है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ ऐसे लाइफ में सिचुएशन अगर आ जाए, खुदा ना खास्ता, और आते ही है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, नीदर इट्स अ बेड ऑफ थॉर्न्स। बहुत सारे हम जाते, कई बार अकेले जूझने से अच्छा है कि काउंसलर थेरेपिस्ट का हेल्प ले लो। भाई आज हम क्वालिफाइड है, टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस्ड है इस लाइन में, आप जैसे आपके लाइन में एक्सपीरियंस्ड है। तो जब हमें हर कोई को काउंसलिंग इससे जरूरत है कि कई बार हम या तो हम खुद अपने से सॉल्व कर ले अपना प्रॉब्लम, सबसे बढ़िया बात है, लेकिन कई बार जब आप कीचड़ के अंदर होते तो आपको नहीं दिखाई देता है ना। सही है। ऊपर से जो बंदा देखेगा वही हाथ दे के उठा सकता है आपको। सही है। तो आपको ही नहीं पता आप कहाँ, और आप बोलते नहीं मैं सब कर लूंगा। अरे सब करने के लिए आपका वो क्लियरिटी अगर दिमाग में फिर मतलब एक तरह से धूल जमाओ तो आप कैसे सोचोगे? बच्चों को करियर के लिए काउंसलिंग, या फिर फैमिली को हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, उनके लिए काउंसलिंग, या किस
इस टाइप का लाइक आपके पास केसेस इस टाइप के ये ज्यादा आते होंगे? हाँ like, जी, तो मैं कि भी family ये वाली counseling- प्रॉब्लम्स कि भी हाँ मैंने बहुत सारी फेस की है, हर तीसरी फैमिली में ये। जी, तो मैंने बच्चों से ज्यादा फैमिली रिलेशनशिप्स पे ज्यादा काउंसलिंग की, 1-on-1 काउंसलिंग बहुत किया मैंने जी। तो आए दिन क्योंकि ये हर जो- इंसान की एक अलग समस्या है। अच्छा, एक समस्या में भी आप सपोज एंजाइटी क्या है, दूसरा बंदा भी एंजाइटी, लेकिन आपका एंजाइटी का कारण और उसका एंजाइटी का कारण भी बहुत डिफरेंट है, बहुत डीप रूटेड होता है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग होगा। ओके। सिम्टम वाइज दोनों का हम बोल सकते हैं, हाँ एंजाइटी इश्यूज कोई है, पैसे से परेशान है, कोई कुछ प्रेम और और से रिलेशन से परेशान है, है, कोई इसीलिए हेल्थ से परेशान, जी जी जी, तो कोई सब इसीलिए- कुछ होते हुए मन से ही दुखी है। मन से दुखी है, क्योंकि संतुष्टि नहीं मिल रही है, सब ट्राई कर रहा है पर मन की संतुष्टि नहीं है, हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है और पीछे हैप्पीनेस भाग कहीं नहीं और। है, कहीं और है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें एक गाइडेंस मिले, एक फोकस्ड गाइडेंस, एक्सपर्टी। इसलिए मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ, देखो लोगों को स्टिग्मा नहीं लगना चाहिए। आज एलोपैथिक डॉक्टर के पास कोई कैंसर पेशेंट जाता है ना, अगर उसको पूछो क्या करना, मैं कीमो कराने जा रहा हूँ, लेकिन अगर Oh ये my बोलो God. कि काउंसलर, अगर किसी को ये बोलना पड़े कि मैं काउंसलर के पास जा रहा हूँ, अभी भी इतना अवेयरनेस के बाद लोगों को स्टिग्मा आता है। वो ऐसे बोलते नहीं मैं फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, ये नहीं बोल सकता कि मैं काउंसलर के पास जा रहा हूँ, बोलते हुए भी उसको शर्म आती है। जबकि आज आधे से ज्यादा 90% बीमारी साइकोसोमैटिक बोलते हैं, और साइकोसोमैटिक का मतलब क्या था, साइको मतलब दिमाग की तरफ से और सोमैटिक मतलब बॉडी की तरफ से। Okay. और साइकोसोमैटिक मैक्सिमम इसलिए बोलते हैं कि मैक्सिमम जो आप दिमागी तौर से आप हलचल में हो, नहीं एक काम एंड कंपोज हो, तो बीमारियां अट्रैक्ट करते हो, Okay. घोर बीमारियां अट्रैक्ट करते हो। तो जब हम उस लेवल पे काउंसलर, हम ये नहीं बोल रहे डॉक्टर के पास नहीं जाओ, ये जाना गलत है। चाहिए। जाना चाहिए, बीमारी क्योंकि डॉक्टर से ही ठीक होगी। बीमारी डॉक्टर, लेकिन रूट कॉज में हम काउंसलर्स काम आते हैं। देखो जो मेंटली अगर डिस्टर्ब है और अगर जीना ही नहीं चाहता है, ठीक होना नहीं चाहता है, मुझे लगता है शायद उनके ऊपर दवाई भी काम नहीं करेगी। ये कहना चाहते हैं आप? दवाई, अगर वो हाँ, मेंटली अगर अपने आप को, दवाई देखो जी, बिल्कुल सही बात है, दवाई भी जब भी काम करेगी जब आप जब आप विश्वास के साथ विश्वास के दवाई साथ- लोगे, यानी आप दिल से जीना चाहते हैं, दिल से जीना चाहते हो, मानसिक तौर पे आप वो है कि नहीं मुझे एक आगे कुछ रिलेशन करना आप ठीक ही नहीं करना चाहते और फिर काउंसलर के पास भी चले जाएं, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं कर नहीं, सकते। काउंसलर के पास जाने से ऐसा नहीं है ठीक नहीं है, फिर वो काउंसलर के साथ बहुत बातें होती है। काउंसलर इसलिए उस समय हेल्प कर सकता है, मान लो अब उसको मन नहीं है कि मैं दवाई भी नहीं लूं क्योंकि दवाई के साइड इफेक्ट्स है, काउंसलर वहां भी रोल प्ले करता है कि भाई देखो लेनी ही पड़ेगी यार। लेनी पड़ेगी, आप मुझसे अब बात माने या करो। ना माने ये तो सच है भाई, दवाई तो लेनी पड़ेगी, ये ठीक। आज आप बोलो मेरा अगर सर दुखता है, ठीक है, अब ठीक है मैं बोलूं कि ठीक है कई रीजन से सर दुखने का, लेकिन इमीडिएट मुझे अगर रिलीफ चाहिए तो मुझे वो डोलो अक्रोसिन तो खाना ही है। डॉक्टर सजेशन जी, डोलो अक्रोसिन आज हम आम बातें तो ले ही लेते हैं, फिर भले ही ना जा रही होगी, अगर वो ना जाए हेडेक डोलो अक्रोसिन, तो फिर डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं हम कि भाई ये ले लिया, कुछ और तो वजह नहीं है हेडेक का। अब वो डॉक्टर की दवाई भी काम तभी करेगी जब उसको एक्सेप्टेंस हो, फेथ हो मन में। यस, क्या आज मैं डॉक्टर के पास आया हूँ और मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। कई बार आपने सुना होगा मीठी गोली से भी इंसान ठीक हो जाता है, The- एंटीबायोटिक नहीं the है, विश्वास, the trust. विश्वास, the trust, दैट्स बिल्कुल। इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हाँ, कोई भी चीज पे ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है, बोलते हैं ना ट्रस्ट पे दुनिया कायम है। तो क्यों ये होता है, क्योंकि जब तक आप कोई एक गोली भी तभी काम करती जब आप विश्वास, आप सेम सही पत्ते है। से आप गोली लो, मैं गोली, मैं बोले मेरे को तो काम नहीं करेगी, अगर तो नहीं विश्वास- काम कर, विश्वास के साथ ना लूंगी तो नहीं काम करेगी, सीधी सी बात है। महिला होते हुए महिलाओं के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे एज ए लाइक थेरेपिस्ट? और बहुत सारी महिलाएं भी सुनती होंगी, लाइक 33% हमारे वीडियो के अंदर जी, महिलाएं जी। सुनती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? लाइक मैं तो बोलूंगी हर महिला को, हर जनरेशन की, चाहे कोई भी जनरेशन की हो, महिला को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मैं काबिल हूँ हर चीज के लिए, अबला नहीं समझना चाहिए, पहली बात सही है। है। बहुत बार ना हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, और मैं इसलिए बोलते हैं हम प्ले करते हैं, सिचुएशंस आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं और हमेशा गिल्ट, और ऐसा समाज या बोलो ऐसा होता है कि कई बार हम अपने आप को गिल्टी मानते हैं, और ये आदमियों के लिए भी लागू होता है, सिर्फ महिलाओं के लिए सही नहीं। है। तो अपने आप पे भरोसा करो एंड स्टैंड फॉर योरसेल्फ। भाई नहीं, मैं नारी हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और आजकल तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और महिलाओं को एक चीज समझना होगा कि आपने इस जन्म में, आप महिला होने का, मैं इसलिए इस लेवल पे बोल रही हूँ कि इस जन्म में आप महिला हो, और महिला का कुछ रूल्स, आप मर्दों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करो, उसमें मनाही नहीं है, पर आपके शारीरिक उसमें भी हार्मोन्स अनबैलेंस वो होती है, चेंजेस जो मर्द में नहीं होती है, और उसको समझना बहुत जरूरी है। कई बार कई ऐसे समय होता है महिलाओं का, खासकर जब वो डाउन फील करती हैं, हार्मोनल्स इम्बैलेंस होती हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी, और भी कई सारी जर्नीज में होती हैं जो खासकर महिलाओं को होती हैं। उस समय आपको ये नहीं सोचना नहीं वो मर्द तो कर रहा, मैं भी, अपने बॉडी को समझो, आप महिला हो, इसमें वीकनेस की बात नहीं है कि भाई मैं रेस्ट ले लेती हूँ, आज ब्रेक ले लेती हूँ, पॉज ले लेती हूँ। और नर्चर्स, महिला का सबसे बड़ा शरीर होता है कि वो नर्चरर है, बेसिक है वो नर्चरर। जो मर्द होता है उसका बेसिक नेचर होता है
है गो गेटर। ये एक बेसिक डिफरेंस है। Okay. गो गेटर, विमेन भी होती है गो गेटर, बट हम बनाए गए ऐसे कि हमको नर्चरेंस, जो प्यार, कंपैशनेट, लविंग, वो एक महिला का बेसिक है। तो जब हम उसको पहचान के और उससे जब लोगों से, आज अगर एक महिला ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है तो वो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा लव, कंपैशन, काइंडनेस का वातावरण फैलाए तो क्या बात हो जाए। सही है। वो एनवायरमेंट ही चेंज। भाई मर्द भी काम करे, मर्द अपने क्वालिटीज लेके आएंगे, स्ट्रैटेजी प्लानिंग वो तो आजकल महिलाएं भी करती है, लेकिन जो हमारी बेसिक नेचर है उसको अगर हम समझे और उसके थ्रू अगर हम उसका काम करें तो बात ही कुछ और होती है। मेरा एक और सवाल, जो ये शादीशुदा महिलाएं हैं, यानी बहुत सारे जब किसी नेक्स्ट एक एनवायरनमेंट में जाते हैं, पहले जो रहे हैं माँ बाप के साथ जहाँ पे एवरीथिंग उनको यस ओके बेटा वो मिला है, बट वो वहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं मिलता। मेरे नजर में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, जैन फैमिलीज। प्रकाश, ये जो बंगला दिखता है ना तेरा, करोड़ों का बंगला है, बट मेरे लिए एक जेल है। आज कभी घूमने गए, मेरे को याद नहीं आता, बट तू जो जिंदगी जी रहा है, मुझे लगता है कि यू आर लिविंग सच ए ब्यूटीफुल लाइफ। जो सोशल मीडिया पे वो देखी है या बनता है, जो एक्सपीरियंस शेयर किया, बाहर से नाश्ता पार्सल लेके आ जाएंगे, बट कभी होटल नहीं दिखाया, कभी तेरे जैसा हम ट्रैकिंग नहीं गए, कभी हमने झरना फॉल्स नहीं देखा। और बहुत सारी महिलाएं जो ना तो वो हाँ कह पाती हैं ना ही नो कह पाती हैं। तो उन शादीशुदा महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? हाउ टू से नो, दैट्स कॉल नो। हमें नहीं रहना है, हमें नहीं जाना है, दैट्स कॉल। कोई फंक्शन हो जाए, कोई रिलेशन, रिलेटिव, व्हाटएवर, हाउ टू से द नो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक बहुत वेरी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया। मैं आए दिन जब महिलाओं का काउंसलिंग या किसी भी लिए काउंसलिंग जब हम करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि नो का भी एक शब्द है, कि हम अलाउड है टू से नो। You should be peaceful and live such a beautiful. Say yes and trouble for the entire family, entire life, या family entire तो बाद program, में that आती entire. है, प्रकाश जी। अब फैमिली तो बाद में, हम खुद क्या होता है, आपने जैसे मुझे कुछ खाओ और मेरे को मन से अच्छा नहीं लग रहा उसको यस बोलने का, फिर भी मैंने यस बोला, बोलना पड़ रहा है उनको, लाइक पढ़ता क्यों है? तो इसकी गहराई है, पढ़ता क्यों है? क्योंकि क्या होता है, हम चाहते हैं कि हम इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? हम चाहते हैं कि भाई प्रकाश जी की जो फैमिली है, मान लो उसमें मेरे को कोई ये ना बोले कि ये ना अपने ही करती है। पीपल प्लीजर बन जाते हैं यस कहने के चक्कर में। और पीपल प्लीजर जब बनते, जब हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम भी, लोग भी हमको पहचान, मेरी भी एक वजूद है। हम वैलिडेशन नहीं सीख करते, लेकिन जब हम वैलिडेशन सीख करते तो हम नो बोलना भूल जाते हैं। एक बार नो बोलोगे, लोगों को शायद बुरा लगे, पर आप कंसिस्टेंटली बोलो कि नहीं, और लोगों को कम्युनिकेट करो कि भाई देखो ये चीज इस कारण से मैं कर सकती हूँ या इस कारण से नहीं कर सकती। क्लियरली बोलो। देखो पहला नहीं समझेगा, और कंसिस्टेंटली जब आप बोलोगे जरूर लोग समझेंगे आपको, और आपको भी अपने आप को, क्योंकि क्या होता है, आप हाँ बोलते तो चले गए, अंदर ही अंदर आप घुटते चले जाते हो, और अपने आप को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप को ही आप हर्ट करते हो, जो सबसे ज्यादा आपको साथ देता है। आज अंत तक आपका ही शरीर और आपका तन मन साथ देता है, कोई आगे पीछे नहीं रहता है। और उसी तन मन को आप हर्ट करते जाते तो वो कब तक साथ देगा आपका? और इसी कारण लोगों को लगता है नो बोलने से ये हो जाएगा। नहीं, नो बोलो, तरीके से बोलो, असर्टिव होके बोलो कि नहीं भाई अग्रेसिव मैं नहीं बोल रही हूँ, कोशिश करो असर्टिव। अगर बार बार आपको बोला जाए और आप ना मानो, थोड़ी तो ऊंची करनी होगी आवाज कि देखो आपको बोला जा रहा है कि मुझे ये नहीं पसंद है, मतलब नहीं पसंद है। Learn say to no. Yes, very very important. चाहे वो फंक्शन है, चाहे वो रिलेशन जी, है, बिल्कुल। चाहे वो एनी कुछ भी चीज है जिसमें मैं Event कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। Yes. आज ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, वुमेन के लिए तो है ही, क्योंकि हमारी जो परवरिश या बचपन से हमें जो सिखाया गया है कि बेटा बड़ों की बात जी, बड़ों को बिल्कुल मानो, बड़ों की इज्जत करो। पर अगर बड़े कुछ ऐसे बोल रहे हैं जो हमारे ख्यालात या हम जो जिस परिस्थिति में उससे नहीं मैच करें, तो हमारा हक बनता है, इट्स अ राइट टू से नो। बहुत सारे, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई सुन, भाई ये बड़ा कमाल का, ऐसा मैंने पॉडकास्ट आज तक, इज सच इंटरेस्टिंग, ऐसे सब्जेक्ट मेरे लिए तो बड़ा, मैं तो बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ सुनने के लिए। और आज थैंक यू सो मच, माय ब्लेस। एंड ऐसा कोई इंसान बार बार इरिटेट करता हो या अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करता हो, सो उसमें हम लाइक कैसे अपने आप को, लाइक उसको कैसे जवाब दें, या कैसे, कभी कभी होता है ना, लाइक दिस वेरी चैलेंजिंग, लाइक वो होता है ना, एक तो होता है जाने अनजाने में हो जाए, ठीक है माफ किया जा सकता है, बट एक होता है लाइक बेकुंता मारो, यानी वो जानबूझ के, यानी इंटेंशनली आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, लाइक वो कैसे भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली। आजकल जमाने में लेटेस्ट है, कभी स्टोरी लगाएंगे, ट्रेंड वाले स्टेटस लगाएंगे, कहीं से रील डाउनलोड करके वही लगाएंगे जो उसे ना पसंद तो ऐसे में लाइक क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात कंट्रोल दैट। हाँ, तो सबसे पहली बात किसी और के लिए लगा रहेगा, फिर भी लग रहा शायद मेरे लिए लगाया, जबकि वो मेरे लिए नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है जो हम इसके पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि देखो, पहले तो है कि स्ट्रांगली उस बंदे को आपको कम्युनिकेट करना होगा कि देखो अपनी हद से पार ना करो। बार बार इरिटेट अगर कर रहा है, या तो उस इंसान को आप ब्लॉक कर दो, बहुत जरूरी है। अरे क्या कर लेगा अगर उस इंसान से आपका नाता ना हो, भले ही जितना इन्फ्लुएंशियल हो, आपको अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं मतलब ना
है, या तो उसको समझा दो, वो ना समझे, ब्लॉक दैट पर्सन, क्योंकि आपका मानसिक शांति ज्यादा जरूरी है उस बंदे के हाँ में हाँ बनने से। और जो बंदा आपको परेशान कर, आपका पीस ऑफ माइंड है, और अगर अकेले ना कर सको, किसी ऐसे बंदे का साथ, फैमिली या फ्रेंड का साथ लो और उसके थ्रू उस मैसेज को पहुंचाओ। ब्लॉक मतलब डिजिटली ब्लॉक? डिजिटली ब्लॉक तो करना ही है। कोई घर के आगू और खिड़की खोले दर्शन हो जाए, फिर क्या करें उसका? तो इसका भी वही है कि देखो, डिजिटली तो ब्लॉक कर दे। डिजिटली बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आस पड़ोस का ही कोई बंदा या बंदी हमें परेशान कर रहा, तो भाई सीधी सी बात है, हम उस बंदे को इग्नोर करना शुरू करें। बंदा या बंदी को इग्नोर करना ही है, और लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ने से फायदा नहीं है। सामने से या तो रास्ता, फिजिकली रास्ता चेंज करो, बंदा बात करने का कहे सॉरी, या इग्नोर मार के चलो। देखो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे टैकल। आज हमें अगर कोई खाना सपोज हमें सर्व किया जाता है और जो हमें पसंद नहीं होता है, झूठा छोड़ देना ज्यादा अच्छा है, या पहले ही मना कर दो, या फिर हम अपने वॉमिटिंग करना क्या फायदा? सही बात है। यानी जो नहीं है तो भाई नहीं आपको है, बुरा लगे, बट हमें तो नहीं सेट हो रहा है। हमें नहीं सेट हो रहा है हमारी बॉडी को, आपका दिल और आपकी भावना अच्छी है हमें खिलाने की, बट ये हमारी बॉडी को सूट नहीं हो रहा नहीं, और हम ना करते हैं ना कई बार, हम कई बार प्लेट में छोड़ते, या तो आप पहले मना कर सको। मान लो आपने सोचा इसको ट्राई करके देखते हो, ट्राई करके ना समझ आए, हम छोड़ते हैं कई बार। हालांकि देखो हमारी संस्कृति में बोलते हैं झूठा ना छोड़ो, लेकिन हमें छोड़ना पड़ता है कई बार, क्योंकि वो हमारे सेहत को नहीं सुहारा। तो इसी तरह से अगर कोई बंदा या बंदी हमें नहीं सुहारा किसी भी, और वो परेशान किया जा रहा है इंटेंशनली, उसको हर तरीके से इग्नोर करो, डिजिटली, फिजिकली, मेंटली। और अगर मान लो सामने भी आ जाए, अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग करो कि यार ये तो बंदा है ही नहीं, मेंटली इग्नोर। अगर कोई जानबूझ के अपनी दुश्मनी निभाना चाहे या इमोशनली, मेंटली बड़ा इरिटेट लाइन हद पार कर दे, तो फिर उसको कैसे हम स्ट्रांगली कैसे उसको हैंडल करें सिचुएशन को? जैसे कोई आप एग्जांपल दीजिए। बहुत सारे ऐसे, यानी जानबूझ के होता ना, एक इरिटेट करना, एक परेशान करना, यानी एक दुश्मनी ही, कभी उसके लाइफ में अभी कोई दूसरा काम नहीं है, बस हमें परेशान करना। यानी परेशान, यानी सोच के देखो इस हद तक राजस्थान में है कि भाई छोटा सा 1 फीट का हिसाब किताब नहीं रहेगा छोटे भाई का या बड़े भाई का, यहाँ जमीन चलो 1 फीट मैं छोड़ दूं या तू ले ले, जबकि उसके अंदर दोनों झगड़ा करके एक ने कुल्हाड़ी चलाई, एक ने कुछ चलाया और दोनों खत्म हो गए। या फिर उनका जो राजस्थान में ऐसे ऐसे केस हैं जो 20, 30, 40 साल अपने बच्चे को एडवोकेट बनाया है वो केस लड़ने के लिए। हद पार, यानी दिस इज कॉल्ड यानी आप सोच के देखिए, दुश्मनी तो हम निभाएंगे, अब तेरे को बताएंगे कि हाँ दुश्मनी चीज क्या होती है, शुरुआत तूने की, खत्म हम करेंगे। अपने बच्चे को एडवोकेट बनाया है वो सॉल्व करने के लिए। सोच के देखिए, अभी इस टाइप का अभी आप बोल रहे हैं कि ये दोनों तरफ से है। जी ऐसा ये केस नहीं है, मैं आपको 1000 एग्जांपल मैं समझ दे दूंगा कि भाई हाँ जहाँ पे जानबूझ के, यानी अभी वो ऐसा नहीं कि भाई हम हमारे काम में मस्ती रहे, 2 रुपए कमा लेंगे, साला इतना दिमाग इसमें लगा रहा है, यानी इतना कहीं और लगा ले, यानी उस पीछा छुड़ाने में नहीं है। अभी तेरे को सबक सिखाएंगे, अब भाई हो सकता है उसका कर्म रहने दे, ऊपर वाला ले लेगा हिसाब किताब, तेरे को क्यों इतना, हो सकता है मैं कभी कभी मानता हूँ या तो मैंने इसके पिछले जन्म में खाए रहेंगे जो ये खा लिया, और या फिर भैया मेरे को अगले जन्म पे पक्का भरोसा है जो तूने खाया ना ब्याह समेत अगले वाले में देना पड़ेगा, मैंने अभी रजिस्टर में लिख दिया है, पुनर्जन्म में मेरे को भरोसा है। तो मैं तो उस टाइप का इंसान हूँ, कोई बाहर में जा यानी दे ना दे, अभी क्या इतना दिमाग में कहीं और लगाऊंगा, फिर कमा लेंगे, क्या माथा बची करें उससे। तो ऐसे लोगों के साथ देखो, पहले तो हमें ये सोचना है, शांति से सोचना, ठीक है ये बंदा मुझसे दुश्मनी निभा रहा है और मेरे को भी उससे बहुत चिढ़ है। देखो शांति से हमें ये सोचना चाहिए, इसका फायदा नुकसान पहले सोच लेना चाहिए। कोई भी कदम हम देखो, आज हम धंधा करते तो उसका फायदा, कोई भी करते तो नफा और नुकसान सोचते हैं। अगर हम ये सोच ले कि चलो अगर मैं इसका कुछ बिगाड़ भी लूं, ये मुझे बिगाड़ा मैं बिगाड़ लूं, पर मिला, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पूरा लेट गो नहीं होता है। आज मैं फील कर सकती हूँ कि भाई बहुत कबार होता है कि दुश्मनी इस हद तक होती है कि नासुद हो जाता है खुद पे, उसको सहना भी बहुत हर्टफुल होता है, लेकिन तरीका होता है उसको हैंडल करने का। भाई किसी की या तो आप मदद ले लो कि भाई जब आप परेशान हो तो कोई ऐसे बंदा या बंदी या काउंसलर के साथ मदद लो, ये बंदा मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मैं इस परेशानी से निकल नहीं पा रहा। तो आप, क्योंकि आप गुस्से में, अब गुस्से में हम सब जानते हैं हम अच्छा डिसीजन कई बार नहीं ले सकते, गुस्से का डिसीजन नहीं लेगा, शांति से सोचो कि ये बंदा मेरे संग हाउ टू हैंडल दैट। बिल्कुल सही कहा, ये सिचुएशन तो है, अभी इसको हैंडल करना मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए एक्सपर्ट के पास जाएं और समझें हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये पहेली है, प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता है, हमें पता है।
हमें पता है कैसे निकलना बाहर नहीं। बिल्कुल। तो ये तरीका है कि इग्नोर, मान लो आप अपने तरीके से नहीं हैंडल कर पा रहे, आपने अभी हमने तरीका बताया कि सेइंग नो है फिजिकली, पर फिर भी नहीं हो रहा है, तो एक्सपर्ट का हेल्प लो, काउंसलर्स है, गाइडेंस है, या कोई भी ऐसा सलाहकार आपके फ्रेंड फैमिली में हो जो न्यूट्रल होके, ये न्यूट्रल होना बहुत जरूरी खुद ही है, जाके अपने करना नहीं है। क्या फायदा, मतलब उसके बाद आप खुद ही वो कर, उसको उसमें भी मार यार, शांति- खुद जेल में चला गया 20 साल के लिए, हाँ, क्या पागल फायदा? आदमी। मन की शांति तो तब भी नहीं मिलने वाली है। तो शांति से बैठ के उसको सोचना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम तो है, बिल्कुल है, और कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और इसका नतीजा कहाँ तक, कितने साल तक क्या मिलने वाला है। ये जब थर्ड पर्सन जो न्यूट्रल है, जो इसमें घुसा हुआ नहीं है, उससे जब बैठ के शांति से बात करते हैं, उसका अलग ही हल निकल के आए। अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, यानी हर इंसान का एक अलग सोच विचार है। समाज जी। कुछ अलग सोच रहा है, माँ बाप के कुछ अलग विचार हैं, यानी दुनिया को कुछ और ही चाहिए, हम खुद और ही अज्यूम विजुअलाइजेशन है। बट इसको कैसे बैलेंस किया जाए, लाइक हर एक को तो खुश नहीं कर सकते, लाइक हाउ टू मेक देम एवरीवन हैप्पी। तो दिस इज वेरी बिग चैलेंज। लाइक अभी मेंटली कुछ न कुछ अभी भी हो सकता है, सूट पहना है अच्छा लग, मेरे को लग रहा है अच्छा लगता है, दिखने वाले को है प्रकाश क्या पहन लिया, तो इट्स लाइक हर इंसान को भी लाइक हाउ दैट मेक देम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखो आज दुनिया छोड़ो, एक परिवार में भी पहले जॉइंट फैमिली जो होती थी, 3-4 जनरेशन एक साथ रहती है। अब हम आज के टर्म में बोलते हैं साइलेंट बूमर्स, जेन एक्स, जेन जी, ये सब सारे हैं, तो सब जनरेशन सभी है साथ में, और हर जनरेशन की अपनी सोच होती है, क्योंकि हर जनरेशन में अलग तरह का माहौल, अलग तरह की अपब्रिंगिंग, अलग अलग की टेक्नोलॉजी, अलग तरह की डेवलपमेंट होती है। इसलिए एक शब्द आता है, लोग बोलते हैं जनरेशन गैप है, ये बहुत बोला जाता है जनरेशन गैप। और हर जनरेशन, हम अपने पेरेंट्स को बोलते थे कि हमारे पेरेंट्स नहीं समझते, पेरेंट्स हमारे दादाजी को बोलते हैं वो नहीं, और आज के बच्चे हमें बोलते कि ये तो समझते ही नहीं। हम ये समझना नहीं का मतलब क्या होता है कि यार हम एक दूसरे को अगर समझ ले, अब हमारे पेरेंट्स लोग एक समय पे कि 8 से 8 हम काम करेंगे या 9 से 5 का जॉब है, आज के जमाने में वो पॉसिबल नहीं और करते नहीं है लोग, पर वो आपको आउटकम बहुत अच्छा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी, वो अपने तरीके, तो उनको पहले समझो। हर जनरेशन, सामने वाला आपको समझे, आप सामने वाले को समझो, एक बातचीत करो कि भाई हम ये सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, हम अपना तो थोप दे और सामने वाले को ना समझे, तो कैसे ये हार्मनी, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग द गैप। और ब्रिजिंग द गैप का मतलब क्या होता है कि हर जनरेशन, अगर ये ऑफिस में भी एक बॉस एक जनरेशन का होता है, कलीग एक जनरेशन का होता है, जूनियर्स एम्प्लॉइज एक और जनरेशन, 3 जनरेशन तो ऑफिस में ही होती है। अब अगर हर बंदा बॉस बोले नहीं ऐसे ही काम करना है, रादर देन टीम वर्क कैसे होगा? फिर टीम वर्क तब होता है, और वो बेस्ट लीडर होता है जब लीडर बोले कि ठीक है, दिस इज हाउ द कंपनी शुड रन, बट आई वांट एवरीबॉडीज व्यू पॉइंट्स बिकॉज दिस इज योर कंपनी टू। और ये जब अकाउंटेबिलिटी, तो हर जनरेशन को जब हम बोलते कि नहीं आपका भी वैल्यू है, आपका भी महत्व है, भाई आपका मत, तो वो भी बोलेगा हाँ जी हम आपको भी मानते हैं। इट्स लाइक इंक्लूसिवनेस, जो बोलते हैं कि भाई आप भी सही हो, हम भी सही है, एक हार्मनी, ब्रिजिंग द गैप, ऐसे तो ये बोलते को एग्जिस्ट। ये आज की जो जेनजी जनरेशन, बड़े इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं, उनको लगता है दुनिया की सबसे स्मार्ट जनरेशन हमारे, टिक 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 टिक, ये किसी को मानते नहीं है। लाइक ये बोलते हैं कि हमारे सामने सब कुछ नॉलेज, आप क्या बताओगे, इससे पूछते नहीं है। एक्सपीरियंस भी, तजुर्बा भी एक चीज होती है, और इनको ये सारा ये मेंटली मुझे लगता है कि आज कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, बट एक थोड़े से हाँ क्यों बोलना चाह रहे हैं, या इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, हाउ आई कैन सोच समझ के इसको मैं कैसे रिएक्ट करूँ। एक छोटा सा अगर कुछ बोलते तो हिसाब कर दो, कल से नहीं आ रहा है, बड़े कमाल है, और हमारे को लग रहा है हम बहुत ही अच्छी सैलरी दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, जबकि उनको बाहर गेट पे देखो तो उससे बेहतर 4 ऑप्शन और खुले हैं। इस आज की जनरेशन को एज ए लाइक यू हैव सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, लाइक इनको क्या कहना चाहेंगे, लाइक क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? ये बड़ी, मुझे तो आप तो लग रहा है कि ये टैलेंटेड है, मेरे को लग रहा है बड़े कंफ्यूज है, इनको पता ही नहीं है। अगर एक ऑप्शन के ऊपर दबा के अगर ईमानदारी से कुछ काम किया जाए, एक्सपर्ट बना जाए, दुनिया को बहुत जरूरत है, और बहुत अच्छा नाम भी कमाएंगे, बहुत अच्छा पैसा भी कमाएंगे, बट इनके पास इतने सारे फोल्डर खुले हैं, इनको ही नहीं पता राइट और रॉन्ग के अंदर जज करना इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक तो ये मेंटली आपको तो लगता है ये स्मार्ट है, और मेरे को लग रहा है ये डिस्टर्ब है। आप इनको क्या कहना चाहेंगे एज ए लाइक जो आज की जनरेशन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आज सच्ची बात है कंपनी जो फेस कर रही है, एट्रिशन रेट जो बोलते हैं हम बहुत हाई है। और क्यों? क्योंकि भाई हर कंपनी बैठी है आपको अगर उससे बढ़िया पैकेज देने को, तो भाई उनके पास तो अभी मतलब ये हो गया है कि एम्प्लॉइज का ज्यादा डिमांड है रादर देन द एम्प्लॉयर का, ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले तो उस बंदे या बंदी से बैठ के शांति से एक एनवायरमेंट ऐसा जहां आप उसको सुने, ये सुनने के लिए नहीं कि उसको सुनाना है, ये सुनने के लिए कि बंदे का प्रॉब्लम क्या है, कहना क्या चाह रहा है, ये बहुत जरूरी है। देखो हर समय प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है
जब हम वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है। और वन साइडेड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हम अपनी बात कह दे, आप कहो जो कहो, हम तो सुनेंगे ही नहीं। ये दोनों जनरेशन पे अप्लाई होती है। आजकल के जनरेशन को मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, आप डिसीजन लो, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। हम ये नहीं कह रहे आप मत करो स्विच जॉब्स, पर कुछ डिसीजन लेने से पहले आप सोचो आप जिस कंपनी में हो, प्रोस एंड कॉन्स पहले देखो। अपने एम्प्लॉयर, अपने कलीग से जाके प्लीज बात करो। सब डिजिटली नहीं सॉल्व हो सकता है भाई। चैट जीपीटी हर चीज का एक मैसेज, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, ऐसे नाउ नहीं, नो पिक, नो रिप्लाई, माय गॉड, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं चलता है। देखो आज अगर आपको लगता है कि ठीक है, भले ही आपके पास, बिल्कुल हम मानते हैं कि एक्सपोजर इतना है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि सब नॉलेज है और पुराने जनरेशन से ज्यादा नॉलेज है, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि आज आपके अगर जो बॉस है, एम्प्लॉयर्स है या आपके पेरेंट्स है, आज वो जिस एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, पहले उनको समझो बैठ के। 10 आधा घंटा भी उनके साथ आप बैठ गए तो आई एम श्योर कि आपको कुछ उसमें निचोड़ मिलेगा, फिर आप उसका सोच समझ के डिसीजन लो। तो पॉज करना बहुत जरूरी है, इमीडिएट रिएक्शन मत दो। ये बहुत बड़ा आजकल का, मैं मानती हूँ जो आप बोली हो, कंफ्यूजन से ज्यादा एक ट्रेंड बन गया है कि बस हर चीज का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए। हर चीज का सोल्यूशन ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं होता है। लाइफ ऐसे नहीं है, क्योंकि कई बार आप चेंज तो कर दोगे ट्रेंड के साथ, बोलते हैं ना भेड़ चाल में हम कर तो देते हैं वो, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है वो हमें नहीं पता होता है। वो आप आगे जाके, क्योंकि क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है, एम्प्लॉयर का भी, एम्प्लॉय का भी। ऐसा नहीं है आप एक कंपनी छोड़ के जाओगे तो वहां पे आपको माहौल बहुत कुछ अलग मिलेगा, माहौल वैसे ही होता है, पर आप कैसे हैंडल करते हो। तो ये कंपनी अगर छोड़ रहे हो, उसका अगर आप शांति से बैठ के अपने बॉस या अपने सीनियर से आप जब डिस्कस करते हो कि भाई ये मुझे समझ आ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसको डिस्कशन के बाद निष्कर्ष फिर आप डिसीजन लो। ये नहीं कि बस ये नहीं समझ आ रहा। इंस्टेंटली नहीं चलती है जिंदगी, आप चाहे जितने भी इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ पेशेंस। यस, प्लीज पेशेंस एंड पॉज करो। पॉज बहुत जरूरी है। देखो हमारे कंप्यूटर में एक बटन है पॉज, यूट्यूब में भी हम गाने सुनते पॉज बटन दबाते हैं। तो पॉज करो, शांति से सोचो। एंड कम्युनिकेशन, दूसरा बात है कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट थ्रू टेक्सटिंग बट वर्बल कम्युनिकेशन। आज हम और आप प्रकाश जी बैठ के बात कर रहे हैं, आज हम मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं, पर क्यों हम बात करते हैं और क्यों लोगों को ये बातें हमें अच्छा ही लगती है। जब आज करोड़ों लोग सुनेंगे इस बात को, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हम दिल से बात कर रहे हैं। जो मैसेज आपको कैसे इमोशंस दिखाएगा, आप इमोजी भी डाल दोगे, जो एक टोन से, जो भावना से हम कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो टेक्सटिंग और इमोजीज उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो निष्कर्ष तौर पे, मोटे तौर पे ये है, पेशेंस रखो, पॉज बटन दबाओ, कम्युनिकेट करो और फिर सोच समझ के कोई भी डिसीजन। ओवर थिंकिंग और इस जो आज की जो खोपड़िया इतनी टक दुनिया भर के फोल्डर, यानी नींद में भी कुछ प्लानिंग कर रहा है। यानी बच्चा अभी तो कॉलेज गया नहीं है, एंट्रेंस नहीं, उससे पहले स्टार्टअप और फाउंडर और को फाउंडर, लिंक्डइन पे समझ नहीं आ रहा, लाइक अभी तक दुनिया देखी नहीं है। लाइक इस इंटायर इस खोपड़िया को, जो ओवर थिंकिंग को, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, या क्या कहना चाहेंगे? लाइक दिस इज कॉल्ड राइट, सीधा 13 इयर्स ऑफ को फाउंडर, 12 इयर्स ऑफ को फाउंडर, हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक सक्सेस हुआ है, उसको लेके आप पता नहीं एग्जैक्ट एज तक एक खाना पीना चाहिए, एक खेलना कूदना चाहिए, एक बेसिक एजुकेशन चाहिए, एक मैच्योरिटी चाहिए, या आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आप जल्दी नीचे नहीं आओगे, और बाकी ज्विक करके जाते हैं वो ज्विक करके नीचे भी आते हैं। जी, तो इसमें दो बातें। देखो कुछ चाइल्ड प्रोडिजीज होते हैं, जैसे आज अपना आईपीएल में भी जो यंगेस्ट 13 ईयर वाला एक बंदा, जी, वैभव सूर्यवंशी, चाइल्ड प्रोडिजीज होते हैं। मान लो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते, कुछ भी है, लेकिन सबसे पहली बात है प्रैक्टिकल और रियलिटी में जीना बहुत जरूरी है। भाई आपके अंदर अगर रियली वो टैलेंट है, कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट, चाइल्ड प्रोडिजी का मतलब क्या होता है कि भगवान की देन है, शक्ति साथ में लेके आया, शक्ति साथ में लेके आया, लेकिन ये पहले आपको बैठ के ऑन पेन एंड पेपर या किसी के साथ बैठ के प्रैक्टिकल एनालिसिस करना होगा। भाई आप बिल्कुल बन सकते हैं, 17 साल की उम्र में एक कंपनी भी खोल सकते हो, सब कर सकते हो। खोला है, नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, रियल एनालिसिस करो कि भाई आज मेरे दिमाग में ये आइडिया ठीक है, आइडिया आया, बहुत अच्छी आइडिया, कितना प्रैक्टिकली फिजिबल है, मेरे पास कितने रिसोर्सेज है, मेरे पास इसके लिए मार्केट में फ्लोट करने के लिए क्या ये आइडिया चलेगा। भाई इतनी सारी प्लानिंग तो जरूरत है, इतनी सारी थिंकिंग भी जरूरत है। ड्रीम एक चीज है, पर ड्रीम को रियलिटी में बनने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4। तो वो जब तक नहीं करोगे तब तक तो देखो आप सोच लो कि हाँ ये हो गया, उसने आज हम अंबानी का देखते हैं, धीरू भाई अंबानी का हम सब कहानी
कहानी जानते कि लोटा, जो कहानी बोलते हैं लोटा लेके चले थे, लेकिन एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप से, और आज उनके बच्चे वो बॉर्न इन सिल्वर स्पून। लेकिन धीरू भाई अंबानी का अगर आप जर्नी, आज हम सब सोचते हैं कि वो तो इतना रिचेस्ट पर्सन है, उनके अगर सफर देखो कैसे वहां तक पहुंचे, वो सफर देखना ज्यादा जरूरी है। तब आपको लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, तब आपको फेलियर नहीं होगा। फेलियर मतलब फेलियर आएंगे लेकिन आप उसको हैंडल कर पाओगे। यानी एक दो सक्सेस के एग्जांपल देख के सिर्फ आप थोड़ा सा रिसर्च करना 2025 के अंदर इंटायर इंडिया में कितने स्टार्टअप चालू है और कितने क्लोज हो गए विद इन 1 ईयर। आपको लगेगा कि लाखों खुले हैं और हजारों बंद हो गए, यानी फ्यू है जो सक्सेस हैं और कोई यूनिकॉर्न ब्रांड बने हैं, लाइक फ्यू जो आपके फोन के अंदर जो ऐप है वो फ्यू है बस जी, बाकी स्टार्टअप तो बहुत है लाइक। तो मेरा तो हर समय यही कहना कि प्रैक्टिकल लाइफ पे जियो भाई। अच्छी बात है, ड्रीम बोलते हैं, डे ड्रीमिंग भी करो, लेकिन उस डे ड्रीमिंग को पेन एंड पेपर पे लेके एग्जैक्टली एनालिसिस करो कि भाई एक्चुअली प्रैक्टिकली ये है, और फिर उस तरह के लोगों के साथ उठो बैठो, डिस्कशन करो जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। भाई आप जो काम कर रहे हो या उस तरह के लोग जो कामयाब हुए हैं, जो स्टार्टअप्स खोले हैं, आप जो करना चाह रहे हो वैसे सक्सेसफुल लोगों के साथ पहले बातें करो, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, तब आपकी जर्नी सही मायने में तय कर सको। एंजाइटी या जो स्ट्रेस, यानी ये जो बेसिक स्ट्रेस को एंजाइटी, इसमें क्या क्या डिफरेंस है कि दिस इज कॉल्ड एंजाइटी और दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। अभी थोड़ी देर हम तो क्या हाल है, झंडू बम लगा के रेस्ट कर ली तो हो गया बस ठीक, यानी हम ऐसा ओवर थिंकिंग सोचते नहीं है और पास्ट में नहीं रहता हूँ या प्रेजेंट में ज्यादा रहता हूँ या कल की प्लान करता हूँ, आज मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ उसके बारे में ज्यादा सोचता हूँ, कल मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ आज से। ये यानी लास्ट का 10 ईयर्स का मेरे पास एक भी फोल्डर, ऐसा कोई फोल्डर ही नहीं है। स्पेशली अगर मेरी बात करूँ तो मैं आज में प्रेजेंट में मैं ज्यादा जीता हूँ और प्रेजेंट को मैं एंजॉय करता हूँ। मुझे पता है उसको मैं बदल नहीं सकता, कल की गारंटी मेरे पास नहीं है। लोग पता नहीं यहाँ प्रॉपर्टी वहाँ प्रॉपर्टी यहाँ प्रॉपर्टी दुनिया भर का स्ट्रेस लेके बैठे हैं और गारंटी उनकी खुद की भाई 1.5 दिन की नहीं और 150 साल का प्लानिंग है। इतने बड़े इंश्योरेंस ले रहे भाई, चेक तो कर कितने दिन जीना है धरती पे और कितने दिन जिएगा, यानी इतनी सारी चाहिए तेरे को टेंशन, या यानी एग्जैक्ट स्ट्रेस क्या है। अननेसेसरी अपना शुगर बीपी बढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी उधर ये इधर वो दुनिया भर का बिखेरा कर दिया। लाइक अभी क्या समझा इनको, लाइक इसको हाउ टू दैट अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड रियल, आपने ही क्रिएट किया है ये स्ट्रेस। एक्चुअली हम खुद ही स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। बहुत सुंदर कहा है आपने, एंड हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर प्रकाश जी, आप जिस हिसाब से जीवन जी रहे हो, लिविंग इन द मोमेंट इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ। पर हाँ, स्ट्रेसेस क्यों होती है? स्ट्रेस और एंजाइटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्ट्रेस होता है आज के जीवन से कुछ एक स्ट्रेस का वो आता है, मतलब आउटसाइड से कुछ ट्रिगर आता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं कि एक डेडलाइन मीट करना है मुझे, मेरे बॉस ने कहा कल तक ये होना चाहिए। अब हमें पता है प्रैक्टिकली शायद नहीं हो पाएगा, या तो हम स्ट्रेस आएगा, या तो हम देखो इसका भी तरीका, या तो हम कम्युनिकेट करें, उनको बोले कि देखो यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन इसके आगे कल नहीं, फिर 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दो। तो ये तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। लेकिन स्ट्रेस आता है कि आज के दिन पे आउटसाइड ट्रिगर। एंजाइटी होता है फ्यूचर को लेके। इसके हिसाब से मैं स्ट्रेस देता हूँ, लेता नहीं मैं दे के आ जाता हूँ सबको। सही है। तो एंजाइटी जो होता है ये फ्यूचर रिलेटेड होता है। अरे अगर वो ना हुआ तो ये क्या हुआ, तो नहीं ये मिला तो नहीं मिली तो एंजाइटी मोस्टली लॉन्ग पीरियड पे होता है। हाँ, वो पे फ्यूचर का एंजाइटी इज रिलेटेड टू फ्यूचर, स्ट्रेस इज मोस्टली रिलेटेड टू द करंट थिंग्स, करंट ट्रिगर्स। एआई से जॉब चले गया तो क्या हुआ, आज में अभी कोरोना एक बार और आ गया तो हाँ, जिसका कोई एक्चुअल पॉसिबिलिटी शायद ना है, ईरान इराक का और कोई हमला हो गया तो हाँ, बस ये चीज है। दैट्स तो इज अ प्रॉब्लम एब्सोल्युटली। तो वो एंजाइटी का कारण। तो बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेस, आज का जो आउटसाइड ट्रिगर्स है उस पे स्ट्रेस क्रिएट होता है। एंजाइटी ओवर अ पीरियड है, इसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता है। आप फ्यूचर पे जी रहे होते हो, फ्यूचर पे नेगेटिव सोच के जी रहे होते हो, या ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज जो शायद ना भी हो पर आपके दिमाग में वो बोलते हैं ना दिमागी फितूर, वो चीज पे एंजाइटी होती है। सो थैंक्स गॉड ये एंजाइटी और ये स्ट्रेस ये मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है। थैंक यू सो मच। ये मैं फ्यूचर को लेके इतना इमोशनल ब्रेकडाउन डिप्रेशन का कारण होता है। इमोशनल ब्रेकडाउन डिप्रेशन का कारण, डिप्रेशन का पहले मतलब आजकल का मुझे यही समझ नहीं आता है। लोग ना डिप्रेशन का स्पेलिंग में पता नहीं है, स्पेलिंग नहीं पता है और ऐसे बोलते हैं जैसे मतलब स्टेटस के जैसे कि मुझे डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, मतलब लंबे समय तक आप टॉर्चर भी नहीं, आप लो फील करते हो अपने बारे में। आपको कुछ भी बोला, 1-2 हफ्ते की बात नहीं कर रहे, मतलब लॉन्ग टाइम, 2 महीना, 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने से आप एक ही तरह के स्टेट में, मतलब बोले मुझे खाने का इच्छा नहीं कर रहा है, मुझे कहीं जाने का इच्छा नहीं कर रहा है, मुझे घूमने का इच्छा नहीं कर रहा है, सो रहा हूं तो नींद भी नहीं आ रही है और नींद ज्यादा आ रही है या तो वो हो रही है, उसको डिप्रेशन कहते हैं। अब इमोशनल नींद ना आने के लिए खुद ही जाके नींद की गोली लेना ये सही है? नहीं, बहुत सारे लेते हैं ना, बिल्कुल नहीं। ये ओवर द काउंटर बिल्कुल मेडिसिन नहीं है, बाकायदा यंग बच्चे नींद की गोली लेके सो रहे हैं। माय गॉड,
विदाउट अ साइकेट्रिस्ट इंटरवेंशन नहीं लेना चाहिए नींद की गोली। अगर आपको नींद न आ रही है उसकी बहुत सारी वजह होती है। आप खुद के डॉक्टर Peaceful, ना एक बनो। अच्छा- हाँ, खुद के डॉक्टर ना ऐसा बनो। कोई टिप दे सकते हैं लाइक अच्छी सी पीसफुल नींद आ सके इनको? जी, कि तो भी हाँ, सबसे पहली बात है, देखो आज आप कंप्यूटर में जब हैंग होता है आप क्या करते हो? उसको रीस्टार्ट करते हो। ओके, रीस्टार्ट करते हो या पहले पूरा शट डाउन करते हो, फिर प्रेस पावर ऑन करते हो, और उसके पहले भी क्या बोलते हो कि सारे फोल्डर्स को बंद करते हो। तक क्लोज। तो पीसफुल नींद आने के लिए हमारे सारे दिन के उसमें कितने सारे फोल्डर्स खुले होते हैं दुनिया भर तो के। बोलते हैं, देखो आज हम सोते कैसे हैं, लास्ट मोमेंट तक भाई फेसबुक का लास्ट पोस्ट और My इंस्टा God. वो देख के सोते हैं। हम दिमाग को शट डाउन तो किए नहीं, और हम सोचते नहीं, नींद आने के लिए दिमाग को स्लो डाउन होना बहुत जरूरी है। कूल होना है। कूल होना इसलिए कहा गया है, कम से कम आधा से 1 घंटा पहले डिजिटली हटा एकदम दो बंद एक कर side दो, में। मोबाइल को हटा Flight दो mode. और अपने आप को ऑब्जर्व करो कि दिमाग में चल क्या, दिमाग को शांत करो। जो कचरा थॉट्स है, जो नहीं, कचरा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे थॉट्स हम इकट्ठा कर लेते हैं जो That's हमारे all become a मतलब का कचरा. नहीं है। दैट्स बिकम अ कचरा। भाई हमारे ट्रैश में हम कई चीजें डालते हैं ना, बहुत मेल्स ट्रैश में डालते हैं, तो उन फोल्डर्स को, उन थॉट्स को हटा दो और पॉजिटिव चीज रात को सोच के सो कि कल एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव एफर्मेशन, और खुद को अच्छे से पॉजिटिव, और उसकी एक एफर्मेशन मैं दे सकती हूँ। जैसे अगर जिसको नींद की प्रॉब्लम होती है, आई एम गेटिंग अ काम एंड पीसफुल स्लीप वेरी ब्यूटिफुली, ये बोलते जाओ। या आप भगवान पे विश्वास करते, कोई भगवान का नाम ही चैंटिंग कर लो, राम 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 या ओम नमो शिवाय। जब आप ये स्लो डाउन, एक तो देखो अच्छे वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, दिमाग शांत होता है, और जब दिमाग शांत होता है तो नींद आने में कितनी टाइम लगती है 30 आप जानते सेकंड हैं। में। आज भगवान के असीम देर में मुझे 5 मिनट नहीं लगता गहरी नींद आने में। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम शट डाउन कर लेते हैं। भाई हम ये नहीं बोले काम मत करो, दिन में काम करो, बट रात का जो समय है वो सोने का है। सोने का है। और अगर मान लो टाइम पे सोने का, टाइम पे उठने का। टाइम पे उठने का हो, तो बॉडी अपने, ये एक बहुत जरूरी बात है, टाइम मेंटेन करो। अगर डेली 10 बजे सो रहे तो 9 बजे तक सब कुछ फाइंड अप करके ऐसे सो कि 10 बजे पक्का सोना है। घोड़े बेच के। घोड़े बेच के बहुत जरूरी है। और घोड़े बेचने का मतलब ही ये होता है कि भाई सारी चिंताओं दिमाग से हटा दो, ये जरूरी है। सोशल मीडिया का आजकल इतना ट्रेंड, इसमें अपने आप को लाइक कैसे बचाएं? लाइक ईच एंड एवरीवन इज लाइक अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है, अपने आप को जो एक्चुअल में है नहीं। लाइक सोशल मीडिया पे हम देख के वाह इसकी लाइफ तो वाह लाजवाब है, एक्चुअल में है नहीं, वो ठुकी हुई लाइफ है और अननेसेसरी दुनिया का शो ऑफ। लिंक्डइन पे जाओ तो हर इंसान फाउंडर और को फाउंडर मेरे को दिख रहा है, इस डिजिटली इस इंस्टाग्राम पे जाओ तो ईच एंड एवरीवन मेरे को सेलिब्रिटी लग रहा है। सब लग रहा है भाई ये पॉडकास्ट, रील्स, ये सारे के सारे सेलिब्रिटी इतने व्यूज आ रहे हैं। रियलिटी में ना तो उनके अकाउंट में पैसा आ रहे हैं, ना उनको इतना पैसा मिल रहा है, खाली वो अननेसेसरी एक दुनिया का दिखावा। यानी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इनको कैसे अभी आप ऐसे सिंपल डिजिटली दुनिया को कुछ एक्सप्लेन करना चाहें। ये भी एक तरह का जी, इसका बहुत कैसे जरूरी इसका है। इसका मतलब डिटॉक्स मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लाइक कैसे होगा, कैसे लाइक होगा जी। तो सबसे पहली हटा बात नहीं है सकते कंपैरिजन। तो छोटे बच्चे को हाँ। यानी सारा सारा नॉलेज है उनको सारी चीजों का। जी जी जी। तो सबसे पहली बात है कि देखो हमें ये समझना, हम ये नहीं बोल रहे आप फेसबुक देखो, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया हम जाएंगे, पर एक तो सबसे पहली बात है हर जो चीज दिख रहा है वो वैसा है नहीं, है नहीं, और जैसा है वो दिखा नहीं रहा है। वो दिखाने, वो क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि भाई आपको एक स्टेटस मेंटेन करना है, आपको लोगों को, भाई अगर आजकल क्या हो रहा है, बात बात पे तो स्टेटस रिपोर्ट आ जाती है। भाई मैं एयरपोर्ट में हूँ, एयरपोर्ट से स्विट्जरलैंड, उसके 5 स्टेटस रिपोर्ट आएंगे, हर एयरपोर्ट हर उस पे। लेकिन अभी क्या होता है, हम एक दूसरे को देख के जेलसी कंपटीशन में आ जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। भाई उसकी लाइफ है, मान लो अच्छी भी है या जैसे भी है, अच्छी बात है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए जो कोई अच्छा, एक तो हर पोस्ट पे मत जाओ जो आपके लाइक, अगर पढ़ना ही है सोशल मीडिया में बहुत अच्छे पोस्ट भी आते हैं, ज्ञान वाले पोस्ट भी आते हैं। मैं खुद फेसबुक में पोस्ट काफी आर्टिकल्स करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ। तो कहने का मतलब है अगर आपको कोई मोटिवेशनल चीज, कोई अच्छी चीज या आपके काम रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कुछ है, एक तो चूज करो आपको क्या पोस्ट देखना है। क्या हर पोस्ट आपके लिए नहीं बना है? भाई आपके इसमें हजारों पोस्ट आ सकते हैं डेली, पर जरूरी नहीं है हर 1000 को आपको देखना है। और दूसरी बात है, एक तो चूज करना है कि क्या चीज देखना है क्या नहीं, वो फिल्टर जरूरी है। प्लस ये जरूरी है कि भाई मेरी लाइफ मेरी जर्नी है, वो सामने वाला स्विट्जरलैंड जाए या हिमालय जाए या पौंडीचेरी जाए, वो उसकी जर्नी है। मेरे लाइफ में अकॉर्डिंग टू माई रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू माई जर्नी, मुझे क्या चीज पसंद है। भाई सामने वाले के लिए स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है, मुझे अगर स्विट्जरलैंड नहीं पसंद, मैं दिखावे के लिए क्यों स्विट्जरलैंड, मेरे को अगर पसंद है मेरे को सूट नहीं हो रहा है। हाँ, और मुझे अगर ट्रिप, मुझे मन है कि भाई कहीं गैंगटॉक सिक्किम के पहाड़ों में जाके मैं अपनी छुट्टियां मनाऊं, उसमें शर्म की क्या बात है? सबको क्या दिखा। तो सबसे पहली बात है कि कंपेयर और कंपैरिजन में तो जाना नहीं चाहिए। सबकी लाइफ है, आपको देख के खुश हो जाओ, खुश हो सकते हो, और नहीं तो अपने लाइफ पे फोकस करो। और कंपेयर ही करना है, अपनी जर्नी पे कंपेयर करो कि
साल भर पहले मैं कैसे था और साल भर बाद मेरी पोजीशन, मेरी स्टेटस क्या है। कंपैरिजन ही करना है तो अगर अपने आप से कंपैरिजन करो, अपनी सिचुएशन 6 महीना पहले कैसे था, 6 महीना बाद लोगों को दिख, अगर वो अगर बंदा स्विट्जरलैंड गया या बाद में एकदम ही वो हो गया, नीचे आ गया, उससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा? या तो ऊपर भी चला गया तो क्या फर्क पड़ा? ऊपर फर्क गया तो भी नहीं फर्क पड़ा, नीचे आ गया आप खुश हो जाओगे कि देखो बड़ा उड़ रहा था, यही बोलने के लिए आप होगे, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। ईगो सेटिस्फेक्शन करोगे आप। कहने का तात्पर्य है अपने आप पे फोकस करो, अपने लाइक्स डिसलाइक्स पे फोकस करो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या खुश देता है, आपको पीस ऑफ माइंड क्या देता है, और कंपैरिजन करना है तो अपने आप से कंपेयर करो। हम यहाँ से एक छोटा सा ट्रिप 100-200 किलोमीटर ऊटी, कोडेकेनाल, मुनार, विद इन बैंगलोर के अगल बगल, मैं यहाँ पे अगर नंदी हिल्स के ऊपर अगर एक रिसोर्ट पे रूम लेके मैं एंजॉय करना चाहूँ, अगर मेरे दिल में है और दिमाग पीसफुल है, मैं वहाँ पे वो एंजॉय करूंगा जो तुम स्विट्जरलैंड जाके भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, यानी आई नो दैट हाउ टू दैट एंजॉय लाइफ। अभी ये तेरे को पता ही नहीं, उधर ही जाके तू शॉपिंग कर रहा है, इधर उधर परेशान हो रहा, समझ नहीं आ रहा। नहीं, वहां जाके भी आप मान लो आप गए, 2 फैमिलीज, आप बोले चलो 2 फ्रेंड्स हम घूम के आते हैं, और अगर आपस में भी आप लड़ झगड़ रहे हो, कर रहे हो, वो स्विट्जरलैंड जाके भी अपने सबसे बड़ी बात है एंजॉय करना आना चाहिए लाइफ। कैसे एंजॉय करने का भी तरीका होता है, सेल्फ एंजॉय करना आना चाहिए, सेल्फ एंजॉय करना चाहिए, और साथ में गौतम बुद्ध को पता चल गया पेड़ के नीचे ही शांति है। शांति है बस, पूरा वर्ल्ड घूमने की जरूरत नहीं है। बिकम ए बुद्धा नॉट बुद्धू। क्या वेरी राइटली सेड, यस। सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंट, यानी इससे बाहर निकलने का कोई प्रैक्टिकल आपके पास कोई फॉर्मूला है, इनको कुछ समझाना चाहें? जी, तो सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस कब आता है? देखो, सेल्फ डाउट तब आता है, सपोज आज मैं बोलूं कि मुझे ये लैपटॉप चलाना नहीं आता, एक बेसिक सी, मतलब हमें पुराने टेक्निकल स्किल नहीं पता है, बस नहीं पता, तो भाई मुझे अपने ऊपर डाउट भी आएगा, लो कॉन्फिडेंस की नहीं आता है, भाई सबको आता नहीं आता। अब इसका तरीका क्या है? सीख ले जाके, सीख लो जाके, किसी को आता है जो there is an expert, there is a training, there is an institute, वहां सीख लो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आता नहीं है और सीखना नहीं चाहता, उसमें फर्क है, उसमें फर्क है। I want to know, that's a good question, we have answer, we have answer। भाई जैसे मैं अपने आप को हमेशा सेल्फ डाउट जाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ डाउट तब होता है, देखो जब आप एक बुरे दौर से गुजर रहे हो सपोज, और बुरे दौर में कई बार लोग कई चीजें सुना जाते हैं, अरे तेरे को ये भी नहीं पता था, और मैं उसको एक्सेप्ट करना, हाँ मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो सबसे बेकार इंसान हूँ इस धरती पे, जब ये मानते बोझ हूँ धरती पे। लेकिन इस दौर से इसलिए तब हमारी जैसे सुविधा, मैं काउंसलर थेरेपिस्ट हूँ, आप कोई ऐसे लोग से बात करो जो आपको मोटिवेट कर सके। अब भाई आप ऐसे लोगों से बैठो जो आपको हर समय नीचे गिरा रहे, तो वो ऑलरेडी डूबा हुआ है, ऊपर से और फिर डुबाने का ही काम कर रहा है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को काउंसलिंग थेरेपी पे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं है। देखो हर तरह के दौर आते हैं लाइफ में, कभी आप ऊंचे होते हो, कभी नीचे होते हो, लेकिन जब आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हो, मतलब ऑलरेडी मान लो कैसे होता है, मान लो कुछ सिचुएशन आया, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, एक एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस कर रहे थे, अब वो बिजनेस चलते चलते कोई ऐसा कुछ लॉ बदल गया, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ और आपके बिजनेस को बंद करना पड़ा। भाई बहुत बड़ा शौक है आपका, कॉन्फिडेंस, 10 लोग 10 तरीके बातें करते हैं, जब आप फेलियर होते हो तो बहुत लोग बहुत बातें कर जाते हैं। दो तरह के 2 सिचुएशन ले लेते हैं, एक ए और एक बी, दोनों का बिजनेस फ्लॉप होता है, ठीक है। मिस्टर ए बोलता है कि कोई बात नहीं, हुआ है, हम इसका रास्ता निकालेंगे। ये होता है जिसको कॉन्फिडेंस है, जिसका स्टीम हाई है, मतलब कोई बात नहीं, ये हुआ है, हम इसका तरीका निकालेंगे, आज के दिन है, और लोगों की बात को इग्नोर करा उसने। दूसरा बंदा क्या कि हाँ भाई मैं तो सच्ची, मैं तो कोई काम का ही नहीं हूँ, दोनों का बिजनेस फ्लॉप हुआ है। एक ने हैंडलिंग मिस्टर ए ने कैसे की, मिस्टर बी ने क्या की, नहीं यार सच्ची है, और वो चला गया, सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, स्टीम लो हो गया, जाके नदी में कूद गया, और या तो फिर मतलब ऐसे लोगों का चांसेस होता है कि वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कूदते आजकल तो है ही, वो बहुत ज्यादा, उनको तो वही शॉर्टकट नजर आता है, शॉर्टकट परेशान कर रहा, खत्म कहानी। ये सबसे खतरनाक है आजकल का, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज के सोसाइटी का, कि यार बहुत कीमती है आपका जीवन, भगवान लाखों ऊपर वाला ने दिया है, भगवान ने दिया है आपको बहुत कीमती जीवन, और लेने के राइट्स भी उसी के पास है, उसके पास है, आप मत करो, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर है, खतरनाक। आप सुसाइड कर ले तो आपको लगता है इससे बच के नहीं, पुनर्जन्म फिर से, जी ये होता है, ये फैक्ट है, ये होता है। तो इसीलिए जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस लो भी है, आप किसी ऐसे बंदे से मदद लो जो आपसे हायर एनर्जी वाला, हायर एनर्जी, बिल्कुल सही बोला, उसका पॉजिटिव और हायर एनर्जी एंड द नॉलेज, ऐसे इंसान से ऑलरेडी जिसका लाइफ ठुका हुआ है, वो आपको भी बर्बाद करेगा, ऑलरेडी बाबा जी गोरे और ऊपर से राख, यानी क्या बोले अभी आपको, जिस दिन आपको लगे भी हाँ दिस इज कॉल, आज मैं लो कॉन्फिडेंट है या मैं एनर्जी लो है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान के साथ मिलिए, लाइक समथिंग यू विल गेट न्यू आइडिया हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। और सबसे बड़ी बात है उस समय कुछ देर के लिए, क्योंकि देखो टाइम लगता है कुछ नया शुरुआत करने के लिए, उस समय अपना रूटीन ऐसे बनाओ, एक फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, नेचर के साथ, सनलाइट, ये सारी चीज अपनी रूटीन पे ऐसे लाओ, क्योंकि ये सारी चीजें
चीजों का अपना इंपॉर्टेंस है। भाई आप जब सूर्य देवता के साथ आप अपना वो एनर्जी आज जो हम जल चढ़ाते हैं सूर्य को, एक अपना नियम ऐसे बनाओ कि पॉजिटिविटी अपने आप आपके अंदर आते रहे, क्योंकि कुछ करते हैं जब हम कुछ रिचुअल्स कुछ कारण से करते हैं। आज क्यों बोलते एक्सरसाइज, क्योंकि वो अपना डिटॉक्स हो जाता है, बॉडी स्ट्रेस जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, पॉजिटिव डोपामिन्स रिलीज होते हैं। एक्सरसाइज का बिगेट ये क्यों स्वेट करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हमें अपने को टोन अप करना, ये सारी भी फायदा होता है। तो एक्सरसाइज करो, सनलाइट लो, वॉकिंग पे जाओ, योगा प्राणायाम करो जब आप स्पेशली लो होते हो, ये सारी चीजें। और फिर किसी मोटिवेशनल स्पीच सुनो, चैंटिंग करो, कुछ भी मंत्रस, बिकॉज मंत्रस का अपना उच्चारण का अपना उसका अपने आप उसका इफेक्ट आता है। और हम उस पुरातन धर्म और उस संस्कृति से है। भारतवर्ष ऐसा सुंदर संस्कृति है जो हमें इतने खूबसूरत मंत्र और वो दिया, सिर्फ उच्चारण मात्र से उसकी अलग ही एनर्जी आ जाती है, सो पॉजिटिव। और एक बात है कि जैसे मैं नेचर के साथ बॉडी डिटॉक्स और 4 to 5 डेज मेडिटेशन और हायर लेवल मेडिटेशन तो डेली करना चाहिए। मेडिटेशन में मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ आंख बट देखो सबका इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन के कई तरीके होते हैं, बट मेडिटेशन इज बेसिकली मुझे लगता है कि ये आजकल मैंने सुना है कि लाइक जब आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो गो टू 10 days फॉर विपासना, फॉर द 10 days गो एंड करना चाहिए यानी मतलब वो फिजिकल ब्रेक बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी अपने पूरे बॉडी माइंड को एक बार, और ये कंसिस्टेंटली देखो 10 दिन तो आपको बैक टू ट्रैक आने के लिए चाहिए, लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है वो सही, वो करना चाहिए ऐसा लाइक बिल्कुल करना विपासना, मेडिटेशन, दैट देखो बॉडी आज मैंने डिटॉक्स। वही है। आज देखो मैं वापस से अपना कंप्यूटर, क्योंकि आज सब हम कंप्यूटर के जमाने में, आज जब हैंग हो जाता है कंप्यूटर, आपको उसको छोड़ना पड़ता है कि नहीं छोड़ना पड़ता? यस, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। रीसेट जब गर्म हो जाता है, करेक्ट, उसको आप छोड़ते हो कूलिंग के लिए। आज जब आप इतना ओवर एक्सर्ट कर लिए हो, उसको एक ब्रेक तो जरूरी नहीं, ये भी मशीन है राइट, बॉडी में इतने सारे वो काम करे और आपने क्या अब्यूज किया आपको भी नहीं पता, इमोशनली फिजिकली। कई बार हम बिंज ईटिंग, मतलब हम इमोशनली परेशान है तो बहुत कुछ खा गए इधर उधर के, तो वो सब हम करते हैं। लेकिन अब उसका करेक्शन, क्योंकि बॉडी में ये सब इकट्ठा हो गया, अब उसको निकाल। हम डेली घर की सफाई करते हैं कि नहीं करते? झाड़ू करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि बड़ों ने कहा है डेली कचरा निकालो उसको, लेकिन बॉडी में भी तो कचरा जमा हो रहा है दुनिया भर का। सिर्फ थॉट्स के भी हो रहे हैं, जो खा रहे हैं उसका भी, कोई चीज हम ऐसे खा जाते हैं जो बॉडी को नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा रहे हैं, टेस्ट में, स्वाद में, जो भी चीज से। तो ये फिजिकल डिटॉक्स जो भी विपासना है या जहां भी आप वो करता है वो करना चाहिए, लेकिन उसके बाद सही कंसिस्टेंसी उसमें फॉलो करना चाहिए, वही रूटीन आगे चलता रहे। यानी कि 10 दिन कर लिया उसके बाद वापस बैक टू स्क्वायर वन, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब इफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल, यानी वो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी जो आप सीख के आए हैं उसे इंप्लीमेंट भी करें और उसको कंटिन्यू करने में कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन बहुत जरूरी। जिम जाकर आप वापस आके 2 समोसे खा लिए फिर क्या मतलब, फिर वही आप तो फिर आप नहीं बॉडी का सत्यानाश। खाओ, समोसा भी खाओ आप, ये नहीं देखो मैं तो ये बोलती हूँ, लोग बोलते हैं एकदम, देखो एकदम कुछ एक्सट्रीम कोई भी चीज का अच्छा नहीं है भाई। ठीक है आपको समोसा खाने का मन है, वीक में 2 दिन हम खा लेंगे, डेली ना खाए, वीक में 2 दिन चुन लो। उस दिन हम मान लो अब पराठे चनाटे ना खाए, एक समोसा खा के चाय पी के हमने अपना मील कर लिया या अपना शाम का टाइम दिल करता है तो जबरदस्ती नहीं है कि बोला है करके खाना ही है। हाँ वही चीज है, नहीं तो हाँ मैडम ने बोला 2 समोसा हर वीक खाना, हर वीक खाना नहीं, मन करना, मन को मत मारो, बट मुंह के टेस्ट के लिए सेटिस्फाई कर लो, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही। अगर लोग एनर्जी फील कर रहे हैं तो वैसे मैंने ये जो नंबर लगा रखे हैं ये मैम के हैं, एक बार जरूर इनको व्हाट्सअप कीजिए और अपनी प्रॉब्लम एक बार जरूर शेयर कीजिए। कभी कभी होता है बातें करने से बात बन जाती है, तो इनके इंस्टाग्राम और फेसबुक मैंने लगा रखे हैं, एक बार जरूर इनको फॉलो कीजिए और हो सकता है आपकी एनर्जी द हाई हो सके। जो मैंने मैम बार बार आपसे जो ये स्टूडेंट ऑफ लाइफ, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मुझे लाइक अंडरस्टैंड करने के लिए आपके मुंह से मैंने बार बार सुना लाइक स्टूडेंट ऑफ लाइफ। जी मैं खुद को इसलिए कहती हूँ स्टूडेंट ऑफ लाइफ, क्योंकि मैं हर बार, मुझे लगता है हर दिन या हर मोड़ पे मैं जिंदगी में ना सबसे, एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े से लेके पेड़ पौधों से लेके सबसे मैं सीखती हूँ कुछ ना कुछ। इसीलिए मैं अपने आप को स्टूडेंट होता क्या, जो सीखता है, जो चाहत रखता है, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए जी, चाहे वो किसी से भी सीखने को मिले, किसी से भी सीखने, बुढ़े से, बच्चे से, पेड़ पौधों से, अपने नेचर से भी हम कितना कुछ सीखते हैं। अगर एक अच्छा नॉलेज अगर लेना चाहता है और सीखना चाहता है, तो आप जब आए हैं एक ड्राइवर से भी आप सीख सकते हैं, तेरे लाइफ का कोई एक्सपीरियंस है, अगर सीखना चाहते हैं तो आप एटीट्यूड आई एम द बॉस तो फिर नहीं होगा, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड स्टूडेंट ऑफ लाइफ। जी जी बिल्कुल। और ये सिचुएशनशिप एंड कैजुअल रिलेशनशिप को मेंटली हेल्थ से कैसे यानी ये प्रभाव करता है, ये लाइक हाउ दैट, इसके बारे में कुछ अगर मैं जानना
चाहूँ तो? आजकल ये बहुत आ गया है। सी आजकल क्या होता है, लोग सिचुएशनशिप क्या होता है कि एक मौका मिला, बस मौका मिला, हम एक कमिटमेंट, एक छोटा सा कमिटमेंट कि भाई हम एक और डेढ़ मौके की महीना तलाश में भी रहते हैं। मौके के तलाश पे रहते हैं, और एक सिचुएशनशिप में हम दो बंदे आते हैं और अपना कुछ टाइम गुजारते हैं, वो सिचुएशनशिप हो गया। और कैजुअल रिलेशनशिप हो गया, पहले तो हम ये अपना समझे मतलब पूरा हो गया, कहने का मतलब इसको मतलब ही बोलते हैं। मतलब रिलेशनशिप है। और कैजुअल होता है ये थोड़ा लंबे समय तक How चलता है, मतलबी you जिसमें are. यस जो कैजुअल रिलेशनशिप होता है ना, उसमें कोई मतलब सीरियसनेस नहीं होता, बस चला जा रहा, करे जा रहे हो। Yes. पर दोनों की सिचुएशन में एक तो ये टेम्पररी होता है। अब कुछ समय बाद आप ये सोचते हो कि अब हमें हमारी अब मन मैच नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ब्रेकअप हो जाती है। Okay. दोनों ही सिचुएशन में ब्रेकअप जल्दी हो जाती है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, एक तो फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो सही। जाते हो, एक दूसरे को समझते हो, देखते हो, सडनली एक दिन सोचते हो नहीं अब हमें साथ नहीं रह सकते, फ्रस्ट्रेशन आता है, वीक मतलब मेंटली अब लो फील करते हो, एक तनाव सा महसूस करते हो खुद सही पे। है। तो ये अफेक्ट आता है मेंटल हेल्थ जो लोगों को। और फिर लोग तनाव सोचते मैं तो तनाव हूँ, इससे अच्छा तो मैं ऐसा हूँ, फिर ये सब अपने ही कंक्लूजन्स निकालते रहते खुद ही क्वेश्चन कर रहा है, खुद ही आंसर कर रहा है। आंसर कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मेंटल हेल्थ। जो Okay. तनाव होता है, लोनलीनेस फील होता है, थोड़े थोड़े डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगी, थोड़ा लो फीलिंग में चले जाते हैं। अगर मेरे को अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहचानने के बारे में, इसके बारे में अगर कुछ ये किया लाइक, ये बहुत जरूरी है। ये तो मैं बोलूंगी अक्रॉस जनरेशंस टॉक्सिक रिलेशनशिप पहचानने के लिए सबसे पहली बात है, आप ना बर्नट आउट फील करते हो, स्ट्रेस्ड हो, मतलब एक बंदा या बंदी आपको कहने को आपके ऊपर हावी हो रहा है। वो लड़का लड़की पे हो सकता है, लड़की लड़का पे हो सकता है, और जो बोल रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, सामने वाले को ना समझने दे रहा है ना कुछ है, उसको लो फीलिंग करा रहा है, उसको गैस लाइटिंग कर रहा है। गैस लाइटिंग का मतलब यार जो चीज सही नहीं है, जो सही है उसको ना सही करना, उसको सब चीज में डिमीन करना। अब जब लंबे समय तक ऐसे रिश्तों में चला आ रहा है तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, उसको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। कि यार आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं, देखो एक सही रिलेशनशिप में सबसे पहले एक दूसरे को आप सम्मान करते हो। रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे को समझो। जब यही नहीं है तो फिर उस रिश्ते का कोई मायने नहीं रह जाता। फिर वो कुछ भी हो, जरूरी नहीं है सिर्फ रोमांटिक हो, कोई भी रिलेशनशिप में जब ये टॉक्सिसिटी आ जाती है कि एक बंदा दूसरे पे हावी हो रहा है, एक बंदा और बंदी दूसरे को समझ नहीं रहा, नीचे गिरा रहा है, तो फिर वो टॉक्सिक। व्हाट इज कॉल्ड सॉल्यूशन? तलाक 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 No? भी नहीं, तलाक हर चीज का सोल्यूशन नहीं। अगर वो है काउंसलर थेरेपिस्ट के पास आप जाओ और बैठो, समझो कि ये पहले तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करना जरूरी है, और दूसरे को कम्युनिकेट करने पहले ये समझो कि ये मेरे लिए नासुद बन चुका है। हमें यही नहीं पता होता, हम वही डिस्कम्फर्ट को भी कंफर्ट मानते चले जाते हैं, हमें आदत पड़ जाती है वो नासुद चीजें भी। तो हमें पहले रियलाइज करना कि नहीं ये मुझे दुख तकलीफ दे रहा है, ये रिलेशनशिप, ये जो बंदे का या बंदी का व्यवहार मुझे तकलीफ दे रहा है, उसको समझो, फिर कम्युनिकेट करो। अगर खुद नहीं कर सकते तो फिर काउंसलर थेरेपिस्ट के पास जाओ, काउंसलिंग करो, वो करो। और अगर फिर भी वर्कआउट नहीं हो रहा है तो बेस्ट है फिर डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, फिर बेटर है। क्योंकि एक अगर मुझे यहाँ घाव है, या तो मैं उसका सर्जरी करूँ, पर अगर सर्जरी से भी वो ठीक ना हो और इस हद तक हो गया तो इस हिस्से को काट देना ज्यादा बेहतर है, ना कि वो पूरे शरीर में फैलने से। तो अच्छा कि मैं इतने से अंकों में काट दूं, ये होती है। रिमेनिंग बॉडी और रिमेनिंग लाइफ तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बार बार ये एक पार्टनर चुनने के पीछे का रीजन लाइक हर बार हर एक में कुछ न कुछ नया पार्ट मतलब नया कुछ सर्टेन टाइम के लिए, उसके बाद फिर से वही लाइक मतलब ये सुधार करना। क्या कहते हैं ना कि हम एक गलती करते हैं लेकिन बार बार हम वही गलती क्यों करते हैं, आप यही कहना चाह रहे थे ना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि पहली बात है हमें क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें चाहिए क्या। देखो हम सपोज हमने एक बंदे को चूज किया एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है, अब कुछ चीजें हमारे बीच में वर्कआउट नहीं हुई और हमने डिवोर्स ले लिया, सपोज हमने एक्सट्रीम स्टेप लिया, डिवोर्स ले लिया। उसके बाद हम ये तो समझे कि ये क्यों नहीं वर्कआउट हुआ हमारे लिए, जो दूसरा डिसीजन है इससे भी ज्यादा वर्स्ट हो सकता है। हाँ, वो भी तो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आप में क्लैरिटी नहीं है ना। पहले तो आप ये क्लैरिफाई करो, ये समझो कि आपको चाहिए क्या। भाई अगर मेरा पार्टनर है उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, या मैं उसकी ये चीज कर सकती हूँ और वो मेरा ये चीज, ये क्लैरिटी हो। फिर ये एनालिसिस करो कि पिछला रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं हुआ, क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या है। और उसके बाद नेक्स्ट जब लो, उसके पहले मानसिक तौर पे अपने आप को एकदम हील करके अपना सॉर्ट होके फिर जब आप एंटर करते हो ना, तब सही रिलेशनशिप में एंटर करते हो। नहीं तो गलतियां वही है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, वो गलतियां से। दूसरे रिलेशनशिप में आने के लिए मेंटली आपने जो बोला क्लियर करो या है, बट वो निकल ही तो नहीं पाते हैं। लाइक दैट्स कॉल्ड लाइक ब्रेकअप के बाद टूट जाना, अपने बाल बढ़ा दिए, बाबा जी बन गए और पता नहीं कहाँ लाइफ का सत्यानाश। सर भाई धरती पे दूसरा भी कुछ है यार, वो करने के लिए बहुत कुछ है जी। उनको बाहर निकलने के लिए, या बाहर कैसे ये निकले, ऐसे भी बहुत सारे यानी ठुकी हुई लाइफ पड़ी है लाइक जी। तो अगर आपका
आपका ब्रेकअप हो गया है और आपको तकलीफ तो होती है भाई, कोई भी ब्रेकअप हो तकलीफ बहुत होती है, लेकिन सबसे पहले है कि भाई रीच आउट टू अ काउंसलिंग थेरेपिस्ट। ये बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यार अकेले जूझना बहुत भारी पड़, और कई बार आप फैमिली वाले से नहीं बोल पाते। एआई से बातें मत करो, एआई से बातें नहीं करो, बहुत जरूरी है। ह्यूमन बीइंग से करो, इंसान से बातें करो, इंसान से बातें करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब आप दलदल में होते हो तो आपको सब चीज काला ही नजर आएगा, लेकिन कोई ऐसा बंदा कम से कम आवाज अगर आप चीखो, मतलब कहने का मतलब रीच आउट करो कि मैं तकलीफ में हूँ, कोई मुझे मदद करो। आप जब तक नहीं बोलोगे तो आपको पता ही नहीं तकलीफ क्या है, बोलेंगे नहीं तो हमें कैसे समझ में आएगा। लाइक आप ऐसे ही गुमसुम बैठे हो सकता है हमारे पास टैबलेट हो आपके सरदर्द की। बिल्कुल यही बात है कि रीच आउट करो, अकेले मत जूझो, या तो कोई ऐसे फ्रेंड से बात करो, या अगर कोई फ्रेंड फैमिली नहीं है तो रीच आउट टू अ काउंसलिंग थेरेपिस्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग वुमेन्स और जो ये फैमिली करियर, इसको कैसे बैलेंस करें? इट्स अ वेरी बिग चैलेंज इनके लिए। लाइक यानी घर में रोटी भी बनानी है, बच्चों को भी संभालना है, और साथ में काम भी करना है, किस्त भी भरनी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और ये सासू माँ, पीर, ससुराल, इनको हैंडल करना इट्स लाइक वेरी बिग चैलेंज। इट्स सैल्यूट, हैंडल कर पा रहे हैं बिना काउंसलर। जी वाकई है, वर्किंग वुमेन का खासकर बहुत चैलेंजेस आते हैं, और मैं ये मानती हूँ कि बैलेंस इसलिए बनाना जरूरी है कि देखो आप भी रहे हो, पहले तो ये रियलाइज कि आपको सुपर वुमन नहीं दिखाना है। कई वुमेन को ना है मैं तो सब करके दिखाऊंगी, भाई प्रूफ किसको कर रहे हो और खामी किसको हो रही है, और कौन सर्टिफिकेट देगा इसका आपको? हाँ, क्योंकि आप सुबह से शाम तक जब आप काम करते हो आप भी थकते हो, जैसे आपका पति थकता है वैसे आप भी थकते हो, तो भाई सहायता लो। बैलेंस करने के लिए जरूरी नहीं है भाई, आजकल नैनीज लोग रखते हैं, नैनी रखने बुराई नहीं, लेकिन बैलेंस ये करना है कि आप जब शाम में घर आओ, अपना ऑफिस का काम इस हद तक नहीं लेके आओ कि ऑफिस घर पे भी चल रहा है। एक तो कुछ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बैलेंस बनाना जरूरी है कि मैं अपने फैमिली के साथ, ठीक है कुक रख के खाना बना, बट साथ बैठ के बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ बैठ के खाओ, बातें दिल खोल के बातें करो, अपना बताओ कैसे दिन था, सबसे पूछो कैसे दिन था, बच्चों से थोड़ी प्यार भरी बातें कर लो। अभी पूछना ही नहीं चाहते, लाइक हाँ, बात ही नहीं करना चाहते। आज मुझे तकलीफ होती है देख के, जब डाइनिंग टेबल में बैठे हैं और सबके हाथ में मोबाइल चल रहे हैं, बच्चा भी मोबाइल, माँ भी और बाप भी, क्या कर रहे होते हैं भाई? ऑफिस सारा दिन काफी था डेस्कटॉप देखने के लिए, उसके बाद भी आप फेसबुक और इंस्टा पे चल रहे हैं। और अच्छा, घर से भी नहीं, आप रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? आज हमारा मुख्य कारण होता है, आज सब रेस्टोरेंट जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। रेस्टोरेंट में भी 4 बंदे मोबाइल देख के खाना खा रहे, उस समय अच्छा माहौल है, इकट्ठा होके एंजॉय तो कर लो। तो कहने का तात्पर्य है ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ये इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। मर्द भाई आपको क्यों झिझक आता है कि आप अगर हस्बैंड भी थका है और आप भी आप हस्बैंड को बोलो भाई आप ये काम कर दो, मैं ये काम कर दो, क्या बुराई? और आपस में ये समझदारी डेवलप कर लो कि भाई अगर तुम पहले आते हो तुम ये काम संभालो, मैं पहले आऊंगी मैं ये संभाल लूंगी, और इकट्ठा बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ये बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम रील्स, हाँ, मतलब देखो लेकिन टाइम फिक्स कर लो ना, मतलब कांस्टेंट कहीं तो उसका एक ब्रेक लगाओगे ना आप। सही। मतलब आजकल तो मैं ये देखती हूँ गाड़ी चलाते चलाते भी अगर सिग्नल में आधा मिनट का भी अगर है उसमें भी लोगों की मोबाइल खुल जाती है। यार कुछ बाहर ही देख लो, सनसेट हो रहा होगा, शायद आप आ रहे होगे तो उसको देख लो, लाइव नजारा कुछ नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि सूरज उगता और जाता कैसे दिखता है। तो बच्चे बड़े हो जाते, यही नहीं पता आपका बच्चा बड़ा कैसे हुआ या आपकी फैमिली में चल क्या रहा है, किसी को आज वो है। मतलब छोटी छोटी बातें, वर्क लाइफ बैलेंस की हम जो बात कर रहे हैं कि भाई काम करो सब करो, पर हर चीज का टाइम रखो। बैलेंसिंग का क्या है भाई, हम काम भी करेंगे, घर भी देखेंगे, और क्वालिटी टाइम। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई 4 घंटा यू अंडरस्टैंड द बैलेंस, दैट्स कॉल्ड लाइफ, दैट्स कॉल्ड जॉनी जॉनी यस पापा, कितने फ्रेंड्स नो पापा, ओपन योर इंस्टाग्राम, सो ये जेंजी जनरेशन का अकेलापन का क्या लाइक कुछ समझा सकते हैं? लाइक ऑलवेज लाइक ये अपने हाल में ही मस्त हैं, आग लगे बस्ती में हम हमारी मस्ती में, इनको फिर से सही फरमाया आपने प्रकाश जी। ये क्या है कि ये बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी बूंस तो लाया, लेकिन उसके साथ साथ ये जो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है लोनलीनेस। और लोनलीनेस होता क्या है पहले आप ये आज जो ये मैंने इसके पहले प्रश्न में बताया कि 4 लोग बैठे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता हमारे आपस के, आज अगर बच्चे को यही नहीं, माँ को ये नहीं पता बच्चा परेशान है, आज स्कूल में कुछ हुआ या बड़ा है कॉलेज में कुछ हुआ है, और बच्चा बोल रहा मेरी तो माँ अवेलेबल नहीं है। भाई आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स दे रहे हो, लेकिन उससे बैठ के जब तक बातें नहीं करोगे तो वो बंदा लोग। और बच्चे क्यों नहीं बात कर सक रहे हैं? क्योंकि उनको कई बार केसेस हमारे पास आए, बच्चे अगर काउंसलिंग के लिए लाए लाते हैं, पहले तो मुझे लगता है माँ बाप की काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों से पहले। बच्चे बोलते मेरे माँ बाप तो मुझे समझते नहीं, और समझते क्यों नहीं?
नहीं है, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं। वो बैठ के बात करोगे तो ही समझोगे ना। सही है। उतना टाइम आधा एक घंटा तो दो बच्चे को समझने के लिए, तो लोनलीनेस कहाँ से रहेगा। अब बच्चे एक लेवल के बाद जब अब वो देखता है कि कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने जोन पे चला जाता है और लोनली। और सब बच्चे नहीं, आजकल बड़े भी लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं ना वो बात। आज सब कुछ अब टेक्नोलॉजी में इतना डिपेंडेंट हो गए हो। जो आपने शुरुआत में कहा था प्रकाश जी की एआई से सब आंसर मांग रहे हैं, बताओ। पूछना ही नहीं चाहते। पूछना, अरे भाई भगवान करियर ने क्या होगा, दिया। मार्केट में क्या चल रहा है। भाई बाप ने 25 साल इस मार्केट को देखा है, अंडरस्टैंड किया है। उससे बात करके समझ लो। एआई ने नहीं देखा है मार्केट रियल, बिल्कुल। वो खाली डेटा बता रहा है बस, रियलिटी नहीं है। रियल में नहीं क्या है। चल रहा है, क्या चाहते हैं मार्केट, और आप क्या चाहते हो, आपको क्या आता है, मार्केट को क्या आता है, ये समझ नहीं पाता है, और ये कंफ्यूज में जेंजी रह जाता है। कहने का है मोटे तौर पे जेंजीज लोनलीनेस हम इसलिए घूम आता फिर है। के फिर से ये जेंजीज पे आते हैं। द टॉपिक इज लाइक टुडेस पॉडकास्ट जेंजीज। जेंजीज पर मैं कहना चाहूंगी नहीं, जेंजीज बहुत समझदार है। लोग जो भी कहें, कंफ्यूज्ड है जो भी है, पर उनको अगर सही स्पेस दिया जाए और सही उनको समझा जाए, Okay. तो दोनों जनरेशन आपस में साथ बहुत में- अच्छा साथ मिलके बढ़िया जिंदगी जी सकते। जेंजीज भी कमाल के हैं और कमाल कर सकते हैं। कमाल कर सकते हैं। उनकी लोनलीनेस को आप बड़े होके दूर कर सकते हैं बकायदा। अगर वो झिझक रहा है तो आप अपना हाथ बढ़ाओ और उनको। ये हम इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी बातें कर रहे हैं लाइक इमोशन के ऊपर। सो हाउ टू बिकम ए इमोशनल लाइक स्ट्रॉन्ग, Independent या और ये ऐसे। हाउ टू बिकम ए मास्टर ऑन दैट इमोशन, योर इमोशन। यानी आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। कोई आपको रुला के चला गया, कोई आपको हंसा के चला गया, कोई आपको एंजाइटी, आपको टेंशन दे देता है। टेंशन देने की चीजें लेने की नहीं है। सो हाउ टू दैट बिकम ए मास्टर ऑन योर इमोशंस। इसके ऊपर कुछ अगर कहना चाहें लाइक। तो मैं आपके ही प्रश्न से उसका उत्तर बोलूंगी। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में ना दो। इसका मतलब क्या होता है, जो आपने कहा कि कोई भी आपके रुला के, भाई कोई बोला कुछ, अपने हर्ट फील किया, समझ में आया, सुनता ही नहीं, मैं तेल डाल देता कान में। बिल्कुल। लेकिन सब ऐसे होते नहीं है। उन लोगों के लिए जो ऐसे नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए कैसे चार्ज करें कि पहली बात है कि ठीक है अपने आप से बात करें उसमें, ये बंदा ने मुझे ऐसा या बंदी ने ऐसे बोला, मुझे तकलीफ हुआ, लेकिन इसका रिस्पॉन्ड तो मेरे हाथ में। तकलीफ हुआ या तो मैं उसको तू तराक करके जवाब दूं, या फिर ये करूं कि नहीं ठीक है, बोलने का एक तरीका हो। गुस्सा भी करना जरूरी है, मैं ये नहीं बोलती गुस्सा नहीं करो। कई लोगों अगर को आ जाए सीधे तो कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, और 2-4 गाली निकले तो वो भी करना चाहिए, कर सकते हो आप। लेकिन इसमें इससे थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। होता है, इंस्टेंट कई इमीडिएट। बार होता है। कई बार अगर सामने वाला बंदा आपको सामने वाला बंदा नहीं सटक बोला, तो उसको सुनने का भी होना चाहिए कि भाई आप नहीं hurt माजी कर- सटकली बाढ़ में जा, बाहर में जा सच्ची कभी बोलना चाहिए। दैट शुड बी अंडरस्टैंड लाइक। हाँ, लेकिन इग्नोर का लेटेस्ट वर्जन है बाढ़ कई में जा। बार हम इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि हम अपनी एंगर निकाल पाए। उस समय हमें क्या करना चाहिए, पॉज करो, इमोशनल पॉज बटन दबाओ, हो सके फिजिकली पानी पी लो, Yes. थोड़ा सा अगर डिस्टेंस कर सको उस सिचुएशन से, मतलब इस छोड़ कुर्सी दो। से उधर कुर्सी में बैठ जाओ। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कई बार आपको क्या करता है, इंपॉर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ना भी घूम पाओ, थोड़ा 2 मिनट पॉज कर लो और फिर सोचो कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और फिर टेक चार्ज ऑफ योर इमोशंस। अगर अब बॉस को, आप नॉर्मली अगर एम्प्लॉय हो तो बॉस के ऊपर नहीं चिल्ला सकते, आइडियली चिल्लाते हैं पर नहीं कर सकते। उस समय क्या मैं इस हिसाब से बोलूं कि मेरी बात भी हो जाए, बात भी चली जाए और कुछ बिगड़े भी नहीं। दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंडिपेंडेंस। आई टेक चार्ज एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ माई इमोशंस। दैट इज व्हाट इज इमोशनल इंडिपेंडेंस। Yes. तो इसका मतलब कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं या रिएक्ट करूं, ये मेरे हाथ में है। जिंदगी मेरी है और उसे बेहतर बनाने का जिम्मा भी मेरे पास ही मेरे है, पास है, कोई और नहीं चला सकता। किसी के पास नहीं है, और देना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। योर लाइफ एंड यू शुड अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एंड एब्सोल्युटली ये आपका लाइफ है और आपके लाइफ पे, आपके बेहतर- इमोशंस पे सिर्फ आपका हक, किसी और का नहीं है। कोई और ट्रिगर बटन जो भी दबाए, उसको कैसे ट्रिगर हो या नहीं हो, ये भी आपके ही हाथ में। ये आपके हाथ, ये किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। थेरेपिस्ट लेना कमजोरी है या समझदारी? शुड बी लाइक मास्टर स्ट्रोक होता है एक जिंदगी का, लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। आप देखोगे मैं बार बार घूम फिर कर हर उसके प्रश्नों में मैं बोलती हूँ कि अगर अकेले मत जूझो। काउंसलर, थेरेपिस्ट क्यों हम ट्रेन किए गए हैं? क्योंकि कोई ऐसा सिचुएशन होता है जब आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते और साथ में आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला चाहिए उस वक्त, उसमें हाँ में या हाँ मिलाए समझने और वाला आपको समझने का और आपको उससे निकालने का, वो जरूरी है। तो थेरेपिस्ट और काउंसलर जाने में कोई स्टिग्मा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि कोई आप, अरे भाई कोई लेता है कोई बोलता नहीं, जैसे हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे मंदिर जाते हैं, वैसे ही जाने का। जाने का है, बिल्कुल जाने। दैट्स अ सॉल्यूशन। दैट्स अ सॉल्यूशन। घुटने का नहीं है, अंदर ही अंदर घुटने का नहीं। और जब है आजकल के जमाने में इतने काउंसलर्स थेरेपिस्ट ट्रेंड हुए इसीलिए कि आपकी बात वो शांति से सुन पाए, में से निकाल सके आपको, उसमें से आपको निकाल सके। तो क्यों अकेले जूझ रहे हो? समटाइम हमें नहीं पता होता कौन सा राइट है, रॉन्ग है। यू शुड अंडरस्टैंड, गो थ्रू एंड चेक इट आउट, क्या राइट है क्या रॉन्ग भाई। है। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सारा इलाज तो हम खुद अपनी सर्जरी तो नहीं करते हैं बैठ के। आज हम जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास, क्यों जाते हैं? इसी तरह से जब हम दिमागी तौर पे या मेंटल हेल्थ जो बोलते हैं काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट, आपके इमोशंस से जब आप जूझ रहे होते हो, हम काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं आपको वो जूझने में और वहां से आपको निकालने में। तो उसमें संकोच किस बात? सही है, किस बात का संकोच है? क्योंकि जब आप यहाँ पे आप टैकल कर लोगे, कई सारी बीमारियों से आप अपने आप को बचा पाओगे। लोग ये नहीं जानते हैं फिजिकली बॉडी में तभी मैनिफेस्ट होता है जब मेंटली बहुत ज्यादा आप परेशान और अपने आप को ठोक पीट लिए हो और आप किसी का हेल्प नहीं लिए, तब जाके बॉडी हमें समझ नहीं आता है उस वक्त लाइक क्या राइट क्या रॉन्ग। और कभी हम गुस्से में ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, लाइक व्हाट इज कॉल्ड राइट और रॉन्ग। उस वक्त एक काउंसलर की जरूरत होती है, बहुत जरूरत है और लेनी चाहिए। ये समझदारी वाली डिसीजन आपने बोला था, बिल्कुल ये समझदारी वाली डिसीजन, स्मार्टनेस है ये स्मार्टनेस है। और एज ए काउंसलर और थेरेपिस्ट इतने सालों का आपको जबरदस्त एक्सपीरियंस, और पॉडकास्ट में आपने अपना दिल से बहुत कुछ शेयर किया। इस पॉडकास्ट के अंत में क्या एक लास्ट एंड फाइनल हमारी जनरेशन को या जो भी वीडियो में देख रहे हैं इनको क्या एक लास्ट एंड मैसेज देना चाहेंगे? दिस इज कॉल्ड माई लाइफ एक्सपीरियंस, इट्स वर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, आपको नहीं करने का है, और ऐसा जो मैंने नहीं किया है आपको जरूर करने का। व्हाट इज लाइक यस और नो, क्या कहना चाहेंगे लास्ट एंड फाइनली? तो मैं ये कहना चाहूंगी मेरे दर्शकों को, मेरे व्यूअर्स को, पहली बात है लिव इन द मोमेंट, लिव विद ग्रैटिट्यूड। हर समय जब आप शुक्रिया करोगे, प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे, तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। चैलेंजेस आएंगे, सब आएंगे, लेकिन जब आप प्रेजेंट में होंगे तभी उन चैलेंजेस को आप डील कर पाओगे, तभी सही डिसीजन ले पाओगे। इसीलिए पास्ट और प्रेजेंट हम करते हैं ऑसिलेट, पर हो सके कुछ कुछ चीज ऐसे, जैसे डेली के रिचुअल्स जो मैंने किए कि भाई नेचर में जाओ, कुछ काम है, बीइंग विथ नेचर, और अपने आप से बातें करो, कुछ पॉजिटिव चीजें देखो, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना करो। इससे लाइफ कहां से कहां पहुंचेंगे। एंड दो और इम्पोर्टेंट बात, सेइंग नो एंड क्रिएटिंग योर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस जनरेशंस, बहुत जरूरी। जब ये दोनों चीज आप कंसिस्टेंटली कर लोगे ना, तो देखोगे लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास और हर्ट से अपने आप को बचा लोगे। ये तो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है और अपने क्लाइंट्स को भी मैं यही सलाह देती हूँ। थैंक यू सो मच। आज हमारे पॉडकास्ट में आए और बहुत सारी दिल की बातें आपने शेयर की, रियलिटी, ट्रुथ, सच्चाई, आप माने या ना माने सच यही है। और पहली बार है मेरे चैनल पे तो एक बार जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को जो डिप्रेशन एंड लो फील कर रहा है। वैसे मैम का नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड फेसबुक एक बार जरूर रीच आउट कीजिए अगर आप बैंगलोर में रहते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।